माइक ऑन है, स्टार्ट करूं? सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. So in today's class, let's discuss the strategy to score 140 plus marks in ethics, right? And thereby multiple of you who are listening online as well, they will be writing their mains. And in today's class, we'll be seeing how to score 140 plus marks in ethics, what is the strategy of that, and how to score, for example, good marks, for example, 120 plus, 130 plus, around these scores. For example, last year also, multiple of those people have got more than 130. Relatively from the previous year, the score was, average score was lesser. लेकिन 130 मार्क्स के ऊपर कैसे लेके आना है वो हम देखने वाले हैं. अगर आप देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स पेपर, द मेजर की एलिमेंट्स आर व्हाट, हम लोगों ने पहले भी देखा है, पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर हमें यहां 140 प्लस मार्क्स चाहिए तो व्हाट इज बीइंग डिजायर्ड, दैट इज पहले तो हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शंस and conclusions should be always standardized. Then we have to write our answer in the format of keywords plus examples. Keywords plus examples. Then next is in terms of diagrams and philosophy. Philosophy taglines, and thereby to score 140 plus marks we have to focus in these aspects. लेकिन ये तो है, ठीक है सर, ये तो सभी लोग बताते हैं कि कीवर्ड्स हैं, एग्जांपल्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, लेकिन है क्या ये? और दूसरी चीज, जब हम लोग मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, so for example, in all the other papers you would be having, in all the GS papers you would be having around 20 questions. You are having 20 questions, ठीक है? और ethics में it is 13 plus 6, कि 13 questions would be from theory section and 6 question will be from case studies. यहां 20 question, for example, GS paper 1, 2 और 3 में, जीएस पेपर 1, 2 और 3 में लगभग फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10 मार्कर एंड अनदर 10 क्वेश्चन वुड बी ऑफ 15 मार्कर. इज दैट क्लियर एवरीवन? है ना, वी नो ऑल ऑफ दैट. लेकिन अगर आपको पेपर अच्छे से, फॉर एग्जांपल इन द करंट पैराडाइम व्हाट वी हैव नोटिस्ड that multiple of those students who are getting a very good score with respect to their mains examination, the common element is they were able to complete the paper, for example in the given time. पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं, पहली चीज. सेकेंडली, आप अपना सारा जो आंसर्स लिख रहे हैं इन द इंट्रोडक्शंस, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में, विद रिस्पेक्ट टू योर इंट्रोडक्शन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड. बॉडी के एस्पेक्ट में ऑल द एस्पेक्ट रेशियो शुड बी एड्रेस्ड. देन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो, कि जो पूछा गया है वही उत्तर दीजिए, और दूसरा क्या है कि जिस प्रपोर्शन में पूछा गया है उसी प्रपोर्शन में उत्तर दीजिए, और कंक्लूजन शुड बी ऑलवेज स्टैंडर्डाइज्ड, राइट? लेकिन अगर आप देखते हैं कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस में से आप हर साल देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इन मेंस एग्जामिनेशन, इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू विल बी ऑलवेज फाइंडिंग कि 10 से 11, 12 क्वेश्चंस would be always 10 to 11 to 12, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आर ऑलवेज फ्रॉम देयर, फ्रॉम पीवाईक्यू थीम्स. कहां से होते हैं ये क्वेश्चंस? पीवाईक्यू के थीम्स से होते हैं. These themes are getting repeated. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी हैव टू डू कि 12 क्वेश्चंस हमें ऐसे होने चाहिए, इट शुड बी देयर इन आवर टिप्स. समझ में आ रहा है क्या? इट शुड बी देयर इन आवर टिप्स. तो ये जो थीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी जीएस पेपर 1 में, नाउ इफ यू सी कि फर्स्ट पोर्शन इज हिस्ट्री. हिस्ट्री में लगभग 15 थीम्स हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सोसाइटी में अप्रोक्सीमेटली 22 थीम्स हैं,
उसमें से 8 क्वेश्चंस आते हैं। आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? तो अगर आपका पेपर 1 का अगर मैं फॉर्मेट दिखाता हूं, तो पेपर 1 में इफ यू सी की ज्योग्राफी, तो देयर इज फॉर एग्जांपल 25 थीम, इसमें से भी 8 क्वेश्चंस के अराउंड आएंगे और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस के अराउंड, तो 8 8 16 4 20। व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर एग्जांपल इफ यू कैलकुलेट दिस, तो मैं कहता हूं कि लगभग 60 प्लस थीम्स हैं, 60 थीम्स के अराउंड। कितना है अप्रोक्सीमेटली? 60 थीम्स के अराउंड हैं इन जीएस पेपर 1। और इस 60 थीम्स को प्रिपेयर करके वी आर गेटिंग फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 20 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन चल रही है आपकी, कितने? 20 क्वेश्चंस। अब ये 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आएंगे? अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस के अराउंड इट विल बी देयर फ्रॉम योर पीवाईक्यू। हर साल 12 क्वेश्चन होंगे ही होंगे फ्रॉम पीवाईक्यू थीम्स। नॉर्मली एक पैटर्न ही है ना, यूल बी फाइंडिंग दिस। जो टॉपर होता है वो ये 12 थीम्स उसके टिप्स में होती है, उसके पास में रेडीमेड नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, एवरीथिंग इज देयर इन द टिप्स, कि वो उसका 1 पेजर नोट्स। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इफ आई से कि मैं अभी से बोल देता हूं कि सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन थीम के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। ये पेपर लीक नहीं है, इट इज फ्रॉम द एनालिसिस, है ना, एनालिसिस ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर्स, फॉर एग्जांपल पास्ट ईयर्स पेपर्स, राइट। एंड देयर बाय ग्लोबलाइजेशन पे एक क्वेश्चन पक्का होगा, क्वेश्चन नंबर 9 या फिर 19 के अराउंड, 20 फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 के अराउंड, विल बी फाइंडिंग दैट 9 10 19 20 के अराउंड क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन विल बी देयर। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन जैसे वाटर स्कार्सिटी पे पक्का आता है, मतलब कि दिस इज अ थीम, वन ऑफ दोस थीम कि वाटर का चैलेंजेस, वाटर के प्रॉब्लम के बारे में दे ऑलवेज आस्क। नाउ इफ यू सी फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट टू नो दिस कि भाई ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थीम पे क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबल थीम्स हैं, इट इज फ्रॉम द पीवाईक्यू इटसेल्फ। तो फर्स्ट द स्मार्ट स्ट्रेटजी वुड बी कि हमें ये जो 60 थीम्स हैं, ये 60 थीम्स हैं, इन पे हमको 1 पेजर 2 पेजर नोट्स हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। Are you guys getting or not? Similarly, अगर आपके पास में ये 12 क्वेश्चन आपने कर लिया, फॉर एग्जांपल इफ यू सी जीएस पेपर 2, अगर आप जीएस पेपर 2 देखते हैं, तो नाउ फॉर एग्जांपल पॉलिटी इन जीएस पेपर 2, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। एंड इफ यू सी इन योर मेंस पोर्शंस कि फॉर एग्जांपल आईआर से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, सोशल जस्टिस से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। For example, approximately in the current paradigm, we'll be finding 6 questions from the governance and 8 questions from polity. ये है categorization of your GS paper 2. ये है categorization of your GS paper 2. Now, if you see from polity sections, for polity, we'll be preparing around 25 themes, 25 themes के अराउंड आप प्रिपेयर करते हैं, उसमें से ये 8 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रिपेयर अराउंड 25 थीम्स। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में इट इज अराउंड 12 to 15 थीम्स, मैं 15 थीम्स में करवाता हूं। फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस में इट इज अराउंड 6 थीम्स। फॉर एग्जांपल आईआर में इट इज अबाउट फॉर एग्जांपल 12 थीम्स के अराउंड। एंड देयर बाय इफ यू कैलकुलेट दिस, कितना हो गया? तो कितना? 58। इट इज अगेन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 58। कैलकुलेट सही किए हो ना? यस, 58। एंड देयर बाय अराउंड 60 थीम्स, अप्रोक्सीमेटली 60 थीम्स आर देयर। इस 60 थीम्स में यू हैव टू, फॉर एग्जांपल यू आर फोकसिंग ऑन दीज 20 क्वेश्चन। अब इस 20 क्वेश्चन का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से 12 क्वेश्चन, देखो मेंस की प्रिपरेशन इट्स इजी। देखो पूरा एग्जामिनेशन जो है ना, द अदर डे अभिषेक वशिष्ठ वाज हियर, रैंक 14 वाज हियर, एंड देयरबाय ही वाज सेइंग दिस कि कंपटीशन इज बिटवीन दोज 25,000 कैंडिडेट। बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो उतना सीरियस नहीं है। फॉर एग्जांपल 25 से 50,000 का ही कैंडिडेट है जो पूल है, जो बहुत सीरियसली पढ़ाई करता है। उसके बियॉन्ड क्या है, लोग उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, वो रैंडमली यहां वहां कर रहे हैं, दे डू नॉट नो। एंड इफ यू सी कि इन सभी लोगों को पता होता है कि व्हाट दे विल बी डूइंग, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, है ना, और इसी में ही कंपटीशन होता है। तो ये भी नहीं करना है कि ये डर गए आपकी, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी पीपल आर गिविंग द एग्जामिनेशन, 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, है ना, ये सब लोग 5 लाख में उनमें से अटेम्प्ट करेंगे और कंपटीशन 5 लाख लोगों का नहीं है। कंपटीशन इज लेसर। Why I am saying? Because you'll be finding that multiple of those people will be always distracted.
इवन आफ्टर टेलिंग लॉट मेनी थिंग्स, सब कुछ पता होगा ना तब भी नहीं करते हैं, है ना, सबको सिलेक्शन नहीं चाहिए होता है। प्रोसेस इज, वो कहते हैं कि प्रोसेस इज सिंपल एंड एवरीबडी सेज फॉर एग्जांपल कि प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, वो समय मांगती है, लेकिन प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया क्या? आपका समय जरूर मांगेगी, मतलब कि अगर आप कुछ और कर रहे हो तो दिस प्रोसेस डिमांड दैट कि आप थोड़ा सेक्रीफाइसेस करके आप यहां पर थोड़ा समय गुजारो। ये उतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है जितना आईआईटी का एग्जाम होता था, कि कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है किसी के दिमाग में आया और वो थोड़ा इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा उसका आईक्यू स्ट्रांग है तो ही विल बी एबल टू सॉल्व। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज प्योर स्किल, इट इज प्योर स्किल। आंसर राइटिंग किया आपने, पीवाईक्यूज थीम्स प्रिपेयर कर लिए अच्छे से, आंसर राइटिंग किया एंड विल बी थ्रू। दिस इज द प्रोसेस। इफ यू सी, मैं अगर आपको बताऊं कि 60 थीम्स हैं, इन 60 थीम में से आपको ये 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वो 60 थीम में से 20 क्वेश्चन का पेपर बना रहे हैं, जिसमें से 12 थीम मतलब कि दे आर आस्किंग ऑन फॉर एग्जांपल ऑन दोज रिपीटेड थीम्स, दे आर आस्किंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, कि कभी कभी वो पूछ लेते हैं ना वो 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए, वो 60 थीम्स में हमको क्या करना चाहिए, 1 पेज नोट्स बना लेना चाहिए, सारे पीवाईक्यू पे मास्टरी करनी चाहिए, पीवाईक्यू पे मास्टरी करके एक अंडरलाइनिंग थ्रेड देख लेना चाहिए, राइट, कि क्या क्या पूछ रहा है, राइट, एंड आफ्टर दैट वी शुड बी डूइंग व्हाट, फिर उसको हमको 1 पेजर नोट्स के कन्वर्ट करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज व्हाट बीइंग डिजायर्ड फ्रॉम यू गाइस। इतना तो कर ही सकते हैं ना यार, इतनी, और यही सिंपल प्रोसेस है। इफ यू सी फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 3, मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग में कभी कोई आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करे, आपको ये पता होगा कि जब भी आप रियलाइज करेंगे कि मतलब कि जब भी आपका सिलेक्शन होने वाला होगा, हो रहा होगा, सारे स्टार्स अलाइंड होंगे, उस टाइम पे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि व्हाटएवर आई वाज सेइंग हियर वो बिल्कुल सत्य है और यही करना चाहिए था मुझे, है ना। तो जितना जल्दी आप ये रियलाइज, क्योंकि जानना अलग चीज है, नोइंग इज डिफरेंट थिंग, रियलाइजिंग इज डिफरेंट थिंग। जब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, तो जब अंततः वो क्या बोलते हैं कि दैट इज शंकराचार्य सेज तत्त्वम असि, है ना, वो तू ही तो है, ये जान गए आप, लेकिन इसको रियलाइज करना इट्स टू डिफरेंट थिंग, है कि नहीं। व्हेन प्लेटो टॉक्स अबाउट प्लेटोनिक लव, भक्ति मार्ग, है ना, प्लेटोनिक लव, कि जब ये जान गए आप तो आप क्या हो, आइडिया ऑफ गुड ही हो। आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? बट नोइंग इज डिफरेंट थिंग, रियलाइजिंग इज डिफरेंट थिंग। तो जानना मतलब सभी लोग जानेंगे, है ना, बट मल्टीपल ऑफ देम विल बी डिस्ट्रैक्टेड। इफ यू सी जीएस पेपर 3 में है इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर रखते हैं, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। सी इन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी दे विल बी आस्किंग 4 क्वेश्चंस। इतना फिक्स है कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20 वुड बी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इतना फिक्स है। फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क का, एक क्वेश्चन 15 मार्क का। फॉर एग्जांपल इफ यू सी फ्रॉम हियर they are asking approximately 5 to 6 questions every year, they are asking approximately 6 question, इन दोनों सेक्शन को मिला करके they are asking around 6 question, जो 6, 2, 8, 4, 12 और ये 8 क्वेश्चंस। ये है आपका पैटर्न विथ रिस्पेक्ट टू योर जीएस पेपर 3, and thereby from these sections you'll be finding how many questions they are asking, 20 questions they are asking, और इसमें से भी कैसे लगभग 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि रिपीटेड थीम्स के अराउंड होंगे। इतना सिंपल है। आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? एंड देयरबाय यू हैव टू प्रिपेयर दीस 60 थीम्स। नाउ टेल मी दिस, कि अगर आपको ये पता हो कि ये मुझे लगभग कितने थीम, फॉर एग्जांपल इफ यू सी कि इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर में लगभग 25 थीम्स के अराउंड होंगी जो आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर मेंस। फॉर एग्जांपल फॉर द इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक सेक्शन यू विल बी स्टडीइंग करंट अफेयर, प्रीलिम्स के लिए आपकी पढ़ाई होती है, मेंस के टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल मिल जाता है, 1 पेजर नोट्स, यू शुड बी नोइंग द कीवर्ड्स। तो इसकी अलग से कुछ नोट्स नहीं बनते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज अ डेवलपमेंट, राइट, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक में। तो जब आप प्रीलिम्स का हो चुका होगा उस टाइम पे कुछ मटेरियल आपको मिलेगा, यही मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आ जाते हैं, 1 पेजर नोट्स मिल जाते हैं, एंड देयरबाय दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इन दोनों क्वेश्चन में डायग्राम जाते हैं, स्टैंडर्ड आंसर लिखते हैं, बहुत सारे टॉपर्स बहुत अच्छा आंसर लिख के आते हैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। एंड देयरबाय फ्रॉम दिस you will be, for example, लगभग 6 themes are there,
6 themes would be there, and thereby you'll be seeing that from these 6 themes you are getting 2 questions. And then internal security में it will be around, for example 15 themes के around, 15 themes के around है, and thereby from 15 themes approximately 4 questions are being there. So what we are saying, हम लोग क्या कह रहे हैं कि लगभग कितना हो गया इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक में you'll be needing this. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए 12-15 थीम्स यहां पर भी आपको प्रिपेयर करना होगा बाद में जब आपका 1 पेजर नोट्स आ जाएंगे, तो क्या है 15-15 30 36 और 46 56 एंड लगभग 61 थीम्स, लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 थीम्स हियर ऑल्सो. समझ में आ रहा है क्या? ये है पूरा आपका मेंस. तो मतलब क्या है 60 + 60 + 60 180 थीम्स. एंड विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स अगर आप जीएस पेपर 4 देखते हो, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू फॉर एग्जांपल थ्योरी सेक्शन एंड केस स्टडीज. Theory section and case studies. Now from theory section 13 questions are being asked, and from case studies they are asking 6 case studies. They are asking 6 case studies. अब इस 13 case studies को मतलब 13 theory section के questions को करने के लिए you'll be requiring only approximately 30 themes, 30 themes के राउंड. और ऐसे ही कुछ 6 case studies को करने के लिए for example you need to solve approximately 15 types of different types of case studies. Different types of case studies, and thereby total it is around 45 themes. समझ में आया क्या? अब इस 45 themes में you'll be finding that they are asking how many questions? That is 13 + 6, 13 + 6, and thereby you'll be always seeing out of these 13 questions, इस 13 questions में you'll be always finding 8 questions are always there from the PYQ themes. ये 6 के 6 क्वेश्चंस जो होते हैं फॉर एग्जांपल सम ऑफ दोस प्लेयर्स ऑफ करंट अफेयर रहता है. बाकी जो पैटर्न है इट इज ऑलरेडी बीइंग फिक्स्ड. थोड़ा पेपर लेंथी बनाएंगे वो पहले से मैं बोल के चलता हूं. व्हेन आई डू द इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स देयर इटसेल्फ आई टेल दिस कि नंबर ऑफ वर्ड्स आर इंक्रीजिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. मैं एक डाटा दिखाता हूं कि पहले 1366 वर्ड्स दे हैव स्टार्टेड इन 2013 2014 अप्रॉक्सिमेटली विद 1366 words. Now they are asking questions paper of approximately more than 2500 words, which clearly indicates क्या कि number of words are increasing on year basis, and thereby paper lengthy होगा. पेपर एक एक पेज की केस स्टडीज बनाएंगे, वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा, है ना. दिस इज बीइंग सेड और आपने देख भी लिया है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में भी देखा है. और you'll be finding also with respect to ethics का पेपर कि पेपर will be on the lengthier note, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेट है. 15 थीम, 15 क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, एंड thereby you are pro in this, and thereby ये 15 themes आपको खत्म करनी होंगी. Is that clear everyone? सबको समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? Yes, and this is very very important to realize with respect to ethics का पेपर. Now multiple of you will be giving your mains examination this year. If you see कि अगर आपका ये जो थीम वगैरह आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें आपको ये समझना होगा कि फॉर एग्जांपल जब आप ये 20 में से 12 थीम्स की जो बात कर रहे हैं, आप आउट ऑफ 12 थीम्स 12 थीम्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल यू शुड बी हैविंग दिस रेडीमेड नोट्स, है ना. आपको फटाफट प्रिपेयर करना है उसके रिगार्डिंग. फॉर एग्जांपल कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, उसको मेमोराइज करना है और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करना है. तो जब आप गए पेपर हॉल में, एंट्री किया आपने, सबसे पहले आपको वो 12 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, है ना. सबसे पहले आपको वो 12 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं कि जो मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे से आते हैं. फ्रॉम देयर यू विल बी स्टार्टिंग, यू विल बी गेनिंग दैट मोमेंटम, यू विल बी गेनिंग दैट मोमेंटम फ्रॉम दोस क्वेश्चंस व्हिच यू ऑलरेडी नो. आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में फॉर एग्जांपल इन द अर्लियर ईयर्स आल्सो दे हैव आस्क्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसका इंट्रोडक्शन ये होगा, बॉडी ये होगा, कंक्लूजन ये होगा, राइट. तो जब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखते हैं तो फॉर एग्जांपल ये 12 क्वेश्चन आपने सबसे पहले कर लिए, राइट. अब बचे कितने? लगभग फॉर एग्जांपल दीज 12 क्वेश्चंस यू आर नोइंग एज इट इज. आपको पता है क्या लिखना है ना, याद है. जो अच्छा स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल जिसने बहुत मेहनत करी, उसके लिए बोल रहा हूं, जिसने बहुत मेहनत करी है. बाकी लोग सब भी में स्ट्रगल कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि उनका पीवाईक्यू की थीम्स ही प्रिपेयर्ड नहीं होगी.
अगर आपको मेंस में एस करना है, दिस इज द स्ट्रैटेजी। मेंस में एस करना है, मल्टीपल ऑफ यू विल आल्सो बी गिविंग योर मेंस इन 2027 में भी दे रहे होंगे, तो आपके पास में ये टाइम है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इट इज जून 24, तो 24 जून टू नवंबर 24, 24 नवंबर तक आप मेंस का अच्छे से प्रिपेयर करिए, है ना। मैंने डेलिबरेटली मैंने ये 5 महीने रखे हैं, क्योंकि ऐसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 अगर आप देखते हैं एक महीना है सबके लिए, और यू कैन वेरी वेल कंफर्टेबली प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन फॉर दोज हु आर गिविंग मेंस दिस ईयर, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चंस हैं, राइट, ये आपको एज इट इज आते हैं, बचे 4 से 5 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 4 और फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल 4 to 5 क्वेश्चंस वुड बी लाइक दिस, जिसमें आपको 50-50 आता होगा, 50% आता होगा, 50% नहीं आता होगा। बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, जो भी आपने प्रिपरेशन करी है ये 60 थीम्स की, जो ये 60 थीम्स की जो प्रिपरेशन करी है, उसमें से 12 क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो ये 12 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली मिल जाएंगे कि भाई मेरे को ये अच्छे से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में आई विल बी डूइंग। बट इफ यू सी कि 4 to 5 क्वेश्चन यू विल बी नोइंग 50-50%, राइट, एंड देयर बाय इन क्वेश्चंस को आप फटाफट कंप्लीट करेंगे कि जितना भी नॉलेज है अपनी बेस्ट एबिलिटी से, जो भी हम लोग देखेंगे आज के क्लास में, बहुत सारे कीवर्ड्स, है ना, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीजें देख करके आप पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड देयर बाय नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 3 to 4 क्वेश्चंस, एवरीबॉडी विल बी फेसिंग द सिमिलर इशू कि उनको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, लेकिन लिखना क्या है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसका नंबर बढ़ भी सकता है कि ये 6 क्वेश्चन हो जाए, यहां पर 2 क्वेश्चन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं थोड़ा लिबरल हूं, मैं थोड़ा सा ये लिबरली लेके चल रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आए, वो सबके लिए हो रहे हैं, वो पेपर डिसाइड नहीं कर रहा है कि वो पेपर टफ है। 3 से 4 क्वेश्चन सभी के लिए आते हैं, एंड देयर योर स्किल मैटर्स, दिस स्किल ऑफ आंसर राइटिंग मैटर्स, कि आप ये सब करके वो 2-3 क्वेश्चन जो आए हैं उनको आपने अच्छे से, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दोस रेडीमेड, दो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स, उनसे आपने पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर आपके पास में ये 60 थीम्स प्रिपेयर हैं अच्छे से, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चंस यू विल बी नोइंग एग्जैक्टली व्हाट टू डू, देन 4 to 6 क्वेश्चन यू विल बी नोइंग 50-50, राइट। तो इसके मोमेंटम से वो भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये जो आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है उसी के मोमेंटम से वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड बचे 3 से 4 क्वेश्चंस में, 2 से 4 क्वेश्चंस में, वहां पर किसी को, सबको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन लिखना क्या है, बहुत कम लोग के पास में कंटेंट होगा, एंड देयर एवरीबॉडी विल बी फॉर्मिंग सम ऑफ दोस कंटेंट अराउंड दैट, एंड वी हैव टू डील द पेपर देन एंड देयर। उसके लिए स्किल जो आप लिख रहे हैं अभी, जो प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल है, वो मैटर करती है, कितना आप पढ़े हैं, कितना आप रिलेट कर पाए, इंटरलिंक कर पाए, एंड देयर बाय दैट विल मैटर द मोस्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया क्या विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू कंप्लीट द पेपर ऑफ जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड विद रिस्पेक्ट टू 4 ऑल्सो। जीएस पेपर 4 में नाउ इफ यू सी कि इन जीएस पेपर 4 इफ वी हैव 45 थीम्स, इस 45 थीम्स में से हमें 13 + 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, right, and thereby for example you'll be finding that 8 to 10 questions are from PYQ themes, और ये 6 के 6 जो है it will be from PYQ themes itself। कुछ फ्लेयर हो जाएगा करंट अफेयर का, पेपर will be on the lengthier note, लेंदी बना देंगे, आपको लगेगा कि क्या है, सब लोग यही बात करेंगे कि पेपर कितना लेंदी आया, सब लोग बात कर रहे होंगे, है ना। तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, आप थोड़ा सा जागरूक रहिए, आपको पहले से ही बताया गया था कि पेपर लेंदी आएगा तभी आपका एडवांटेज है, नहीं तो सभी लिख देंगे। अगर आपका एडवांटेज अगर आपको देखना है तो एथिक्स पेपर विल बी रैंक डिसाइडिंग, कि आपको कौन सी रैंक मिलने वाली है, दिस इज द पेपर, यही एथिक्स का पेपर है। क्योंकि एथिक्स का पेपर कब मिलता है चांस, यू गेट द चांस टू राइट योर एथिक्स पेपर आफ्टर 12 आवर ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग, राइट, आफ्टर योर ऐसे पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके बाद पेपर 4 का चांस मिलता है। बाय दैट टाइम यू आर टायर्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली, है ना, थक जाते हैं आप, और उस टाइम पे सबके दिमाग में यही चल रहा होता है, बस करके आ जाऊं, खत्म करता हूं, ये बहुत लिख लिया, ओहो इतना जीवन में कभी नहीं लिखा हुआ, ये फीलिंग सबके अंदर आती है, राइट। और इसी मोमेंट पे अगर आपने ये सोच लिया कि बस इस बार मुझे बेस्ट करना है, इस बार मुझे रैंक लेके आनी है ना, मुझे बेस्ट तरीके से एथिक्स का पेपर लिखना है, एंड देयर बाय यू विल बी थ्रू,
है ना, यहीं पर पूरा गेम हो जाता है. इट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट. Is that clear everyone? And thereby we were knowing what to be done here. And for that ethics का section कि how to complete the paper of ethics, उसके लिए हमको ये समझना होगा कि that is ये जो 8 से 10 क्वेश्चंस हैं वो पहले मुझे एग्जैक्टली पता होने चाहिए. पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है ना, और क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या बॉडी होगा, क्या कंक्लूजन होगा. फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी क्यूरेटेड, आई हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड यू इन दैट एस्पेक्ट कि मल्टीपल ऑफ दोस स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी बीइंग नोइंग दोस फ्रेमवर्क्स. सारे फ्रेमवर्क्स उनको याद हो गए होंगे यूनिट नंबर 1 के, 2 के, 3 के, 4 के. एंड नाउ वी आर हियर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट नंबर 5, ऑल द कीवर्ड्स, फिलॉसफीज, डायग्राम्स, टैगलाइंस अब हम लोगों ने ऑलरेडी समझी हुई हैं और उसका आज समरी हम लोग करके विल बी फिनिशिंग इट ऑफ. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस. एंड देयर बाय कि अगर आप ये देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आज का जो 3 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल पूछता है यूपीएससी, वो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे टैकल करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वेश्चंस आल्सो वी वर डूइंग इन अ थीम वाइज मैनर. हम लोग पहले भी क्या कर रहे थे, थीम वाइज मैनर में कर रहे थे. एंड सिमिलरली विल बी मूविंग अहेड एज वेल. इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया क्या? तो अब अगर आपको यह समझ में आया, दिस पर्टिकुलर sheet which is that is on the aspects of keyword, philosophies and diagram, ये जो sheet है that is with respect to quotation based question और contribution of moral thinker and philosophers का जो summary sheet है, और for example multiple of those philosophy, tagline and keywords. तो अगर ये for example if it is getting uploaded in the YouTube, you will be finding this PDF in the description box. कि अगर for example कि there will be also one form link also, you can fill that form and you can get this particular PDF for all of you, right? सभी लोग के लिए, ठीक है? And thereby this particular PDF is very very important. It has the potential to give you 140 plus marks in ethics. इसी का ही यूज अगर आप अच्छे से करते हैं in various of those aspects, various interlinking aspects, आपका मतलब there will be higher chances. मैंने कई सारे लोगों को मिलता हूं, for example this year also, last year also, multiple of those students who were not even those who have left approximately questions of 60-70 marks, then also they have got 110 marks, है ना. तो एक स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि कुछ क्वेश्चन पेपर छोड़ के भी आए तब भी उनको अच्छे मार्क्स आए. एंड देयर बाय अगर वो पेपर कंप्लीट करते हैं इस बार, तो विल बी सीइंग देम इन टॉप 10, टॉप 20 एज वेल. समझ में आ रहा है क्या? यस एवरीवन. That thereby let's see कि पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है, विल बी सीइंग एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन आल्सो कैसे करना है कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है. बट आई हैव ऑलरेडी मेड यू अवेयर अबाउट दिस कि फॉर एनी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट रूल इज यू विल नेवर स्टार्ट अ कोट विथ एन अनदर कोट. आपको एक पजल दिया यूपीएससी ने, आपको यूपीएससी को पजल नहीं करना है. यू विल नेवर बी गिविंग एनी अनदर कोट फॉर द कोट गिवन बाय UPS. You can definitely do conclusion with another code. Is that clear everyone? एक कोड से आप कंक्लूजन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एप्ट है तो आप कर दीजिए इंट्रोडक्शन में भी, लेकिन नॉर्मली डिजायर्ड नहीं होता है, क्योंकि हर एक कोड का एक डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट होता है. एंड हियर दे विल बी आस्किंग सम ऑफ दोस कोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू दोस कोड, कि कुछ वैल्यू पूछेंगे कि इस वैल्यू से आपको क्या मतलब है. एंड देयर बाय इफ यू आर राइटिंग सम डिफरेंट कोड तो शायद वो मीनिंग किसी और डायरेक्शन में लेके चला जाए. एंड देयर बाय वी डू नॉट वांट दैट. इसलिए नेवर स्टार्ट अ कोड विथ एन अनदर कोड. एंड देयर बाय इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन always remember this, for a quotation based question you have to simplify, you have to give the simplified meaning of that particular code. अपने सिंपलेस्ट मीनिंग में आप लिखने का प्रयास करिए. डू नॉट गेट बॉग बाय कि भाई ये बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड हियर, क्योंकि वो खुद ही पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर कोड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. वो पूछ ही रहा है आपसे कि आपको कैसे समझ में आता है, आप कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना. वो ये तो थोड़ी पूछ रहा है आपसे कि भाई इसका सिग्निफिकेंस बताओ, इंटरलिंक करो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फिलॉसफी. वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर कोड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड देयर बाय आप क्या करेंगे, यू विल बी गिविंग एनी रेफरेंसेस ऑफ दैट, सब्सटेंशिएशन ऑफ दैट, या तो मीनिंग दिखेंगे सिंपलेस्ट टर्म में, और लिंक करिए कोई करंट अफेयर, कोई सब्सटेंशिएशन, कोई फिलॉसफी के साथ में. ट्राई टू डू दैट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, सिंप्लीफाइड वर्जन और contextualization with respect to some current affair
और कुछ एग्जाम्पल या फिर कोई फिलॉसफी जो भी आपको याद आ रहा है आप लिखिए वहां पर। एंड देयर बाय इन बॉडी वाला एस्पेक्ट यू ड्वेल इनटू मल्टीपल ऑफ दोस डायमेंशंस, बहुत सारे डायमेंशंस में आप तोड़ने की कोशिश करिए। you try to break this in multiple of those dimensions. For example उसके interpretation क्या होगा, philosophical analysis क्या होगा, that is for example कि what is the philosophical analysis of that particular quote, कि भाई ऐसा ही same चीज it is also being given in context of various other philosophers also, thinkers also, and also in terms of that is various dimensions of it, various dimensions like personal, social, national, administration, IR, political, economic, social, technological, environmental, legal, for example health, education, culture और IR के aspect में, मतलब I'll be telling you at the last कि क्या क्या dimensions में आप तोड़ सकते हैं in a practice also, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारे dimensions के through सोचना है and you have to write your answers thinking of different dimensions. Diverse and distinct points are always रिवॉर्डेड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। यूपीएससी ने रिप्लाई में कहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब उनसे यह पूछा गया था कि कैसे आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो इस सब्जेक्टिव पेपर को, तो यूपीएससी ने कहा कि वी मार्क ऑन सम ऑफ दोस पैरामीटर, उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल पैरामीटर क्या है, डाइवर्स एंड डिस्टिंक्ट, यस, आवर एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज बीइंग डिजायर्ड, दैट इज डाइवर्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, कि हमेशा डाइवर्स और डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कि यू आर थिंकिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन डिफरेंट डायमेंशंस, right, different aspects, and that is what it is being rewarded. And thereby next is in terms of, for example, penultimate conclusion mein you can also do a comparative analysis and doing conclusion through, that is summarizing with the underlining taglines, quotes, sustainable development goals, second ARC, Nolan values, multiple of those aspects you can definitely do. समझ में आया क्या everyone? Yes, let's start with the basic discussion कि क्या क्या हमें रेडीमेड टैगलाइंस विल बी यूज, इट विल बी वेरी यूजफुल, कौन कौन से ऐसे टैगलाइंस हैं जो हमारे लिए सच में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। हाँ मिल जाएगा, विल बी गेटिंग हैंड आउट, डू नॉट वरी, है ना। पहले आप सुन लीजिए, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी इट इज अपलोडेड, इट इज डायरेक्ट ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड ना, आप लोगों ने देखा क्या, चेक किया क्या, यू कैन रिफर फ्रॉम देयर फॉर टाइम बीइंग, बट यू विल बी गेटिंग दिस हैंड आउट, डू नॉट वरी, है ना। मैंने बोला हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट ऑल्सो कुछ इशू हुआ है, लेकिन यू विल बी गेटिंग दिस हैंड आउट। लेकिन अभी के लिए अगर आपको रिफर करना है यू कैन डायरेक्टली सी फ्रॉम हियर, यहां पर भी दिख रहा होगा, है ना, है कि नहीं। जिनको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा लेंगे और पानी अपने आंखों में मारिए, दिखना शुरू होगा। यस, लेट्स सी कि वेरियस टैगलाइंस and quotes that can be used, various keywords, example that can be used with respect to our next section. Now first is with respect to education, that is स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, that is king is honored only on his own country, but one who is learned, they are honored throughout the world. If you are learned, for example, if you are educated, if you have all the skills, you will be appreciated, you will be honored all over the world. And thereby whenever the question is from, for example, ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्वेश्चन, हमेशा आप देखेंगे कि एजुकेशन इज ऑलवेज अ थीम, हाँ, एजुकेशन इज ऑलवेज अ थीम, एंड देयरबाय यू इन दोस क्वेश्चंस कि एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, और फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी सीन इन द क्वेश्चंस ऑन यूनिट नंबर 3 में कि वैल्यूज और स्किल का योगदान पूछता है यूपीएससी, कई सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इन ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस वेयर एजुकेशन और स्किल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, यू कैन ऑलवेज यूज दीज लाइंस, दैट इज स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। आपको थोड़ा सा रिपीट भी करते रहना ताकि एक बार याद भी हो जाए, है ना, कि जब भी हम लोग बोलते हैं तो एक बार याद करने की कोशिश भी करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी का 7 sin, गांधी जी का 7 sin, दैट इज क्या हम लोगों ने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि वेल्थ विदाउट वर्क इज वन ऑफ दो सोशल sin, दैट इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। नाउ इफ यू सी कि एनी केस स्टडी विद रिस्पेक्ट टू, देखो हर साल एक क्वेश्चन आता है वेयर एनी इंडस्ट्री इज पॉल्यूटिंग, यू आर डीएम, और क्या है कि वो लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है लेकिन पॉल्यूटिंग भी है ना, कैसे टैकल करना है। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्चुअलाइज थ्रू कॉमर्स विदाउट मोरालिटी,
right? For example, with respect to corruption like cases, wealth without work or pleasure without conscience, education or skill वाले questions में knowledge without character, or for example with respect to any questions on science, humanity, social media, multiple of those other aspects, वहां पर आप science without humanity, and with respect to आत्मनिरीक्षण, self contemplation, वहां पर एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, एंड देन पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली ऑल्सो वन थीम इज बिंग देयर, यस दैट इज पॉलिटिकल एटीट्यूड वाले क्वेश्चंस में भी ये देखा था अपन यूनिट नंबर 2 में कि वाई पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, और वहां पर ऐसे सारे क्वेश्चंस में जहां पर पॉलिटिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व होती ही है, नॉर्मली एक केस स्टडी ऐसी बनेगी भी जहां पर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होगा, जहां पर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होगा, और ऐसे पर्टिकुलर केसेस में यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ गांधी जी का 7 sins ऑफ द स्पेसिफिक sin would be politics without principle would be sin. Is that clear everyone? सबको याद रहेगा क्या? इसको याद करने की कोशिश करेंगे, जिसको 140 प्लस चाहिए होगा वो तो याद कर लेगा, लेकिन बाकी लोग भी करने की कोशिश करें, है ना, कि 140। और देखो अगर ये सोच रहे हो ना, इवन दोज हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर, कि ठीक है मैं पेपर कंप्लीट करके आ जाऊं, उसमें सिर्फ 80 और 90 नंबर आ रहे हैं, you'll be getting around 80 to 90 marks for sure you'll be getting around 80 to 90 marks, और 80-90 नंबर का मतलब है एथिक्स के पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए दिमाग में ये रखना कि अगर आपको करना ही है तो विथ फुल एफर्ट यू आर ट्राइंग, आइदर यू आर गिविंग योर बेस्ट, है ना, आप या तो सब कुछ अच्छे से करो, या तो फिर आप अगर एवरेज ही बनना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट देने के लिए दे रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो गिव योर बेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? अगर 80-90 मार्क्स आ रहे हैं तो एथिक्स के पेपर में भी, तो शायद सिलेक्शन नहीं है। समझ में आया क्या? वी नीड एटलीस्ट मोर देन 110 मार्क्स टू फाइंड योर नेम इन दैट लिस्ट। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। समझ में आया क्या? yes everyone, and thereby we will be using all of these aspects. For example, any question on women's, so we have seen one of those tagline like नारी शक्ति से राष्ट्र समृद्धि। हम लोगों ने एक केस स्टडी में देखा था, एक टैगलाइन ऐसा भी देखा था, नारी शक्ति से राष्ट्र समृद्धि, एक और टैगलाइन है। और लेकिन दूसरी टैगलाइन आप ये यूज कर सकते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका पूरा है कि तत्तास्तु न जीवन्ते सर्वस्त्रा फलाक्रिया, लेकिन फर्स्ट लाइन आप यूज कर सकते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर भी नारी की पूजा होती है, जहां पर नारी की रिस्पेक्ट होता है, वेर एवर वुमन इज बीइंग रिस्पेक्टेड, देयर पॉजिटिविटी रिसाइड्स, एंड देयर बाय वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन ऑलवेज यूज दीज टू लाइन टैगलाइंस, दैट इज नारी शक्ति से राष्ट्र समृद्धि, और दूसरा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, वुमेन का क्वेश्चन हर साल सोसाइटी में पूछा जाएगा, सोशल जस्टिस में पूछा जाएगा। पेपर वन में सोसाइटी हो गया, वहां पर वुमेन पे क्वेश्चन आएगा। सोशल जस्टिस पेपर 2, वहां पर वुमेन पे क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वहां वुमेन से रिलेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी आल्सो दे हैव आस्क्ड the role of women, and thereby with respect to GS paper 4 you'll be finding one case study on women also. You can find one case study regarding that. You can definitely use these taglines there. वहां पर आप टैगलाइन कंक्लूजन बनाने के लिए कर दीजिए, कहीं कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए कर दीजिए, बट और ऐसे में भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इन द ऐसे पेपर वन डायमेंशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन vulnerable sections, and thereby you can definitely use that. Next is in terms of environment. Environment के context में we have already given multiple of those taglines in the dimensions of ethics also, but the most prominent one was prakriti rakshati rakshita. That is, if you protect the prakriti, nature will protect you, and that is what we are saying with respect to environment. Environment के केस में MC मेहता केस को कभी नहीं भूलेंगे, philosophy of स्यादवाद को कभी नहीं भूलेंगे, स्यादवाद की philosophy और जैनिज्म की philosophy स्यादवाद में, and आर्टिकल 21 को कभी नहीं भूलेंगे। इन्वायरमेंट आता है, क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में 4-5 चीजें घूम जानी चाहिए कि मुझे यूज करना है इनको। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर मेंस, है ना, कि मेंस में मार्क्स अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जनरल आंसर सभी लोग लिख रहे होंगे, बट इफ यू वांट टू स्टैंडर्डाइज दैट, दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन स्टैंडर्डाइज योर आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। फॉर एग्जांपल
विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे जो एस्पेक्ट में वर्ल्ड अफेयर्स में शांति हो, और फॉर एग्जांपल इन द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल फंडिंग, ऐसे रिस्पेक्ट में जब आपको काम करना है, बात करना है, यू कैन यूज दिस टैगलाइंस लाइक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। दैट इज आपको दो लाइन आप यूज कर लीजिए, इसकी ऊपर की दो लाइन यूज कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, मे ऑल बी हैप्पी, बी विदाउट डिजीज, जैसे हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आपने यूज किया, या फिर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। दैट इज सर्वे भद्राणि, सभी लोग इनकी वेलबींग हो, क्या हो, सभी की वेलबींग हो, वेदर इट इज ह्यूमन और एनिमल, एंड देयर बाय मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, एंड नेवर हैव मिजरी ऑफ एनी सॉर्ट। तो हेल्थ हो गया, वेलबींग हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इन ऑल ऑफ दीज कॉन्टेक्स्ट यू कैन ऑलवेज यूज, ये हमेशा आपके पास में रहेगा, किसी भी ऐसे में आप यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी, मतलब इट इज रेडीमेड है ना, बहुत ही हैंडी है, हर जगह आप मतलब मल्टीपल प्लेसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि एसए के पेपर में, या फिर पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, जहां पर भी आपको लगता है वहां पर एक एक जगह पे आप यूज कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ऑलवेज सी कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मान लो कॉन्टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल का, कॉन्स्टिट्यूशन पेपर 2 में पूछा हुआ है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस दैट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स, तो एथिक्स में देखो क्या एस्पेक्ट पूछा गया है कि फॉर एग्जाम्पल कि दे आर आस्किंग सम ऑफ दोस फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसा पूछ रहा है, आप फिलोसफी से शुरू कर सकते हैं। तो यूज फॉर एग्जाम्पल थोड़ा वाइजली कि देखें कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी बेस्ट फिट है हो रहा है उसको यूज करिए आप, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस वेरी गुड। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ दैट इज कि जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने इश्यूज चैलेंजेस बता दिए हैं, नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, द बेटर वे वुड बी राइटिंग अस्तोमा सद्गम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या, दैट इज लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, दैट इज अस्तोमा सद्गम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या, that is lead us from ignorance to knowledge and from darkness to light, and that is how you'll be doing with respect to कि जैसे भी आपको लगता है कि issues बता दिया है ना, multiple of those issues you have told, or you want to build a connecting link between challenges and way forward in your essay, अब वहां पर यूज कर सकते हैं, the use such type of taglines, और for example there also in terms of for example in terms of value और skill के बेस पे क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि वैल्यू भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, है ना, पूछता है कि नहीं पूछता है कि वैल्यू है स्किल नहीं है, वैल्यू भी नहीं है स्किल भी नहीं है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, एंड देयर बाय इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो यू कैन यूज सच टाइप ऑफ टैगलाइंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? यस। फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन सर्वधर्म संभव, और फॉर एग्जांपल रिलीजियस प्लूरलिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म, ऐसे रिस्पेक्ट में भी सर्वधर्म संभव के कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, ये टैगलाइन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेवा परमो धर्म, फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ दोस क्वेश्चंस में हम लोगों ने परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम के कॉन्टेक्स्ट में किया था सर्विस का, आप वहां पर अगर आप ये एक जगह यूज कर चुके हैं तो सेवा के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्चुअलाइज इन टर्म्स ऑफ सेवा परमो धर्म। फॉर एग्जाम्पल एनी केस स्टडीज वेयर वायलेंस हैज हैपेंड, नॉर्मली यू विल बी फाइंडिंग कि 6 में से 2-3 केस स्टडी में वायलेंस हुआ है, और ऐसे केस स्टडीज में यू कैन ऑलवेज साइट माई विजन विल बी गाइडेड बाय सेवा परमो धर्म और अहिंसा परमो धर्म, कि फॉर एग्जाम्पल कि आई एम इन द पाथ ऑफ दिस नॉन वायलेंस, आई विल बी फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, एंड देयर बाय यू विल बी यूजिंग दिस एज अ टैग लाइन फॉर राइटिंग योर केस स्टडीज ऑल्सो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस इज माई अटमोस्ट ड्यूटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला देखा था स्वदेशे पूजन्ते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, दूसरा है दैट इज सा विद्या विमुक्तये, सा विद्या विमुक्तये, दैट इज एजुकेशन इज व्हाट लिबरेट्स अस, एजुकेशन ही है जो हमें लिबरेट करता है, एंड देयर बाय सा विद्या विमुक्तये, सा विद्या विमुक्तये। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं कहां पर?
कहां पर यूज कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट, है ना, ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट में यू कैन डेफिनेटली यूज, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में बात करना है, जैसे अगर मान लीजिए वी हैव सीन कि हमारे रिस्पेक्ट में वी हैव सीन दिस कि ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे जहां पर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो हमेशा याद रखो कि कहीं कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो 4 प्रॉब्लम से ग्रसित है, मेजर 4 प्रॉब्लम ही हैं, उसको हम कहते हैं 4F। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आप फंस गए हैं, आपको कुछ लिख करके पेपर कंप्लीट करना है, यू कैन ऑलवेज थिंक इन द लाइंस ऑफ कि देखो पूरा जीएस का पेपर क्या है? इश्यूज वे फॉरवर्ड, है ना, यही तो है, मेरिट डिमेरिट इश्यूज वे फॉरवर्ड, यही तो बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शंस, इशू, रोल, इश्यूज, वे फॉरवर्ड, यही तो बात कर रहे हैं। देन कंक्लूजन, यही तो बात कर रहे हैं। तो ऑलवेज थिंक दिस कि व्हेनेवर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट और एनी इंस्टीट्यूशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वहां पर 4 प्रॉब्लम्स हैं। 4 प्रॉब्लम्स आर 4F, दैट इज फंड। पहला तो देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की दिक्कत तो होगी। देन सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू देयर डिजाइन ऑफ इट्स फंक्शन इटसेल्फ, कि जो वो कर रहे हैं, जो उनका फंक्शंस है, उसी में कुछ प्रॉब्लम होगा। देन इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग दोज पॉलिसीज, फंक्शनरी, उनमें प्रॉब्लम होगा कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं है, अवेयर्ड ही नहीं है, दे आर नॉट नोइंग अबाउट दैट कि भाई किस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है ना। और फॉर एग्जांपल पता भी है बट दे आर बीइंग फॉर एग्जांपल वेरी वेरी रिजिड इन देयर अप्रोच, राइट, उनको ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, रेजिस्टेंस है, मल्टीपल ऑफ दोस, और दे आर प्लेग्ड बाय कॉलोनियल मेंटालिटी, है ना। तो फंक्शनरी के टर्म्स में। और चौथा प्रॉब्लम होता है फंक्शनैलिटी के टर्म्स में। फोर्थ प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल स्कीम। यही 4 प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, है ना, कि कोई चाहे पॉलिसी हो, चाहे स्कीम हो, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या 4 प्रॉब्लम होगी? फंड, फंक्शन, फंक्शनरी और फंक्शनैलिटी। तो आप डायरेक्टली ना लिख करके थोड़ा सा इनडायरेक्टली इनके बारे में बात कर दो, है ना, कि कोई इंस्टीट्यूशन है, मल्टीपल कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड विल बी कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इन दैट टर्म। कहीं पर भी 4 सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल 4F वुड बी फंड, फंक्शन, फंक्शनरी एंड फंक्शनैलिटी। सॉल्यूशन के टर्म्स में हमेशा देखना है कि वी हैव टू इंकरेज पीपल, है ना, फॉर एग्जांपल इनेबल पीपल, उनको स्किलिंग प्रोवाइड करना होगा, फॉर एग्जांपल मल्टीपल फैसिलिटेट करना होगा, है ना, एक्सेसिबल बनाना होगा सिस्टम को, इंपावर करना होगा, स्किल प्रोवाइड करना होगा, एंड देयर बाय वी हैव टू मेक देम पार्टिसिपेटिव इन द डेवलपमेंटल अप्रोच। फॉर एग्जांपल मेघालय में प्रॉब्लम क्या था कि फॉर एग्जांपल इफ करप्शन इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट लेवल, तो उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस में निकाला? सोशल ऑडिट एक्ट बना करके। तो उन्होंने क्या किया? लोगों को इंकरेज किया, लोगों को इनेबल किया, फैसिलिटेट किया, ताकि वो पहुंच पाए, वो जाने, अवेयर हो, राइट। देन उनको इंपावर किया सो दैट दे कैन रीड द बजट ऑफ पंचायत, है ना, कि उनको एक स्किल आए कि भाई बजट कैसे पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इंपावर किया, एंड देयर बाय इंगेजिंग, दैट इज मेकिंग देम पार्टिसिपेटरी इन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोसेस में उनको पार्टिसिपेटरी बनाया, एंड देयर बाय हाउ दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज 4F इज प्रॉब्लम एंड 4E इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। जब भी कभी इंट्रोडक्शन बनाना है, देखो कंक्लूजन के लिए नाउ यू विल बी हैविंग मल्टीपल ऑफ दोस टैगलाइंस, बहुत सारी टैगलाइंस अब होंगी आपके पास में। बट विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शंस आल्सो, अगर ऐसे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बनाना है तो डेरेन एस मोगलू की किताब है वाई नेशन फेल, वाई नेशन फेल, इनकी किताब है, और वो उसमें बात करते हैं, वो हर मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं दैट इज बीइंग प्रेजेंट। तो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड कॉन्टेक्चुअलाइज इन टर्म्स ऑफ वाई नेशन फेल, डेरेन एस मोगलू, एंड देयरबाय इंट्रोडक्शन इज बीइंग डन। समझ में आया क्या? कि आप ऐसे किताबों का इस्तेमाल करिए और मेक योर इंट्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज। मैंने क्या कहा? डेरेन एस मोगलू की किताब क्या है? नेशन क्यों फेल होता है, वाई नेशन फेल। उसमें वो बात करते हैं कि सक्सेस रिक्वायर इंक्लूसिव ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, मतलब इट शुड बी इंक्लूसिव, तो इंस्टीट्यूशन शुड बी इंक्लूसिव, पॉलिटिक्स शुड बी इंक्लूसिव, ऑल ऑफ दैट, राइट। एंड देयरबाय इन दैट सेंस ही वाज टॉकिंग अबाउट, तो कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, कोई पॉलिसी के बारे में, कोई स्कीम के बारे में, कोई किसी एस्पेक्ट के बारे में, इफ यू वांट टू कॉन्टेक्चुअलाइज अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यू कैन टेक द नेम ऑफ डेरेन एस मोगलू इन हिज बुक वाई नेशन फेल। उन्होंने भी इस प्रॉब्लम के बारे में बात की है, एंड देयरबाय पॉलिसी शुड बी मेड इंक्लूसिव, और जिस भी एस्पेक्ट में आपको बात करना है,
इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन वो बात करिए एंड देयर बाय मूव टुवर्ड बॉडी वाला पार्ट। समझ में आया क्या? यस एवरीवन, एंड देयर बाय दिस एस्पेक्ट। तो कुछ टैगलाइंस हम लोगों ने देखी हैं, विल बी कीप ऑन सीइंग मल्टीपल ऑफ दोस अदर टैगलाइंस आल्सो, बट देयर आर सर्टेन फिलॉसफीज। We started with this journey of virtue ethics, and thereby we have also seen Socrates, Plato, and Aristotle were propounder of this virtue ethics. That is what they are saying: morality of an action is judged by character of the person who performs it, and thereby we have seen Socrates के context में कुछ keywords हैं जो कि हमें use करना है. For example, his dialectics. क्या? Dialectics. For example, his this questioning way, deliberation way, that is dialectics. Or for example, in terms of virtue ethics or ring of Gyges, इसको use कर सकते हैं in terms of telling this कि an unexamined life is not worth living, and thereby self-examination, conscience building, ethical introspection, use this ring of Gyges. Or for example, temptation से बचाना है, corruption खत्म करना है. In various case studies also, you can definitely use this approach of that is an unexamined life is not worth living. कुछ keywords को याद रखो, जैसे dialectics हो गया. For example, virtue ethics के बारे में बात किया उन्होंने, virtue cultivate के बारे में बात किया है ना. और for example, they have also talked about in terms of that is रिमूवल ऑफ करप्शन के टर्म्स में कैसे बात करेंगे वो कि टेम्पटेशन, उनको जब हेमलॉक पिलाया गया था तो वो भी टेम्पटेड नहीं थे, उनको कोई भी डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे है. नाउ ऑल ऑफ दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट. तो आप उनके टर्म्स में 2-3 कीवर्ड्स हमेशा याद रखेंगे. कौन कौन से? डायलेक्टिक्स, वर्च्यू एथिक्स. फॉर एग्जांपल डायलेक्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मोरल रीजनिंग वाला एस्पेक्ट, रिंग ऑफ गाइजेस, दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एन अनएग्जामिन्ड लाइफ is not worth living. Or for example, no one does wrong knowingly, and thereby you can also contextualize this particular aspect also कि I know that I know nothing, that is also you can contextualize. लेकिन हमेशा याद रखना Socrates को आप यूज कर सकते हो. रिंग ऑफ गाइजेस को फॉर एग्जाम्पल फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, कैसा यूज किया था उन्होंने? आपको मजबूर किया ना कि आपको अगर रिंग ऑफ गाइजेस मिल गई और आपके पास में अगर पावर आए, पावर क्या आ जाए कि टू बिकम इनविजिबल, एंड देयर बाय व्हाट यू विल बी डूइंग. तो आपने क्या किया? आत्मनिरीक्षण किया. अच्छा, मैं हमेशा सेल्फ के लिए काम करता हूं, एंड देयर बाय इन दैट टर्म्स व्हाट यू कैन डू कि भाई रिंग ऑफ गाइजेस को आत्मनिरीक्षण, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन और कंसाइंस बिल्डिंग, कंसाइंस के एस्पेक्ट में आप हमेशा यूज कर सकते हैं रिंग ऑफ गाइजेस को. ठीक है एवरीवन? यस. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, मान लो कि that particular question of the case study of where you have been made municipal commissioner and 4 people died because of mall में कुछ आंधी तूफान आया, because of that big chunk of terrace fallen down and because of that 4 people died. सब लोग आप पे केस लगाने के लिए बोल रहे हैं कि आप केस छोड़ दो, नहीं तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू हैव यूज्ड Socrates का ring of Gyges, and thereby should I be working for my own self or should I be working for the welfare of the public? उस टर्म्स में I'll be always be guided by धर्मो रक्षति रक्षता ना. यू आर कॉन्टेक्चुअलाइजिंग दिस. समझ में आया क्या? कर सकते हैं, इंटीग्रिटी वाले कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं. ठीक है? यस. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ प्लेटो का वर्च्यू एथिक्स. प्लेटो के वर्च्यू एथिक्स में 4 कार्डिनल वर्च्यूज आर देयर. कौन कौन से वर्च्यूज हैं? विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस. So we have seen that what is wisdom? Knowledge plus values. We have already seen. Then, for example, we have seen that is courage in terms of bravery, temperance, emotional resilience, and thereby justice. That is harmony of all these 3. तो हमेशा जब भी इन सारी values वो कह रहे हैं कि हमारे लाइफ का आधार है, ये हमारे लाइफ का ये आधार है. We have told that cardinal मतलब क्या है? जो अपने लाइफ को सपोर्ट करते हैं. कौन कौन? Wisdom, courage, temperance and justice. उस रिस्पेक्ट में हमेशा ये 4 चीजें हमेशा कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाएंगी. whether it is a topic of emotional intelligence, whether it is a topic of unit number 2 that is attitude change, वहां पर भी आपको wisdom चाहिए. सही चीज देखने के लिए क्या चाहिए होता है? right knowledge चाहिए होता है. and thereby those aspect you can always contextualize, whether it is unit number 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 कहीं पर भी आपको लगेगा, and thereby you can definitely use this. For example, this is being there. For example, what he said, justice is harmony.
हार्मोनी, एंड देयर बाय जस्टिस इज इन बैलेंस, बैलेंस कि फॉर एग्जांपल मुझे जब ऐसा बात करना है कि लॉ चाहिए कि एथिक्स चाहिए, दोनों चाहिए, तो वहां पर जस्टिस इज इन हार्मोनी। कौन बोला? प्लेटो ने बोला। समझ में आया ना? कॉन्टेक्सचुअलाइज कर दो, मींस वर्सेस एंड, मुझे इन्वायरमेंट भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, जस्टिस इज इन हार्मोनी। कौन बोला? प्लेटो। मतलब यू कॉन्टेक्सचुअलाइज दिस। समझ में आया क्या? यस एवरीवन। फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल का है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इडुमानिया, दैट इज एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। Yes, that can only be achieved when you are using the path of golden meal, and thereby that is called as practical, yes, phronesis, that is practical wisdom and moral excellence, moral excellence. Now use these words, कुछ word आप हमेशा use करेंगे, जैसे कि eudaimonia हो गया, golden mean हो गया। For example वो कहते हैं कि every virtue is the mean between two extreme, every action aim at some good, and thereby ethics of moderation के बारे में उन्होंने बात किया है, फ्लरिशिंग लाइफ फॉर द सिविल सर्वेंट्स, बैलेंस डिसीजन मेकिंग के बारे में बात किया है। यू ऑलवेज टॉकिंग दीज टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू अरिस्टोटेलियन एथिक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको बन जाएगा? फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ टेलियोलॉजी आल्सो वी हैव सीन दैट कि टेलियोस का मतलब क्या होता है? पर्पस, एंड देयरबाय वी हैव सीन दैट टू थ्योरी हियर, दैट इज एथिकल इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। We have seen this, and thereby आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे वैसा ही कॉन्टेक्सचुअलाइज करने का कि in terms of both of these theories. For example यहां पर हम लोगों ने एक थ्योरी और रह गई हमारी, डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी का क्या था? 3 थ्योरीज कौन कौन सी थी? That is deontology, the principle is being given by Immanuel Kant, the propounder was Immanuel Kant. Dion का मतलब होता है means, that is logy मतलब science, it is science of means. Now if you see कि वो क्या कहते हैं? Categorical imperative. What is categorical imperative? Absolute condition is what? That is duty for the sake of duty. Gave 3 principles. What are these 3 principles? First is goodwill is the only unconditionally good thing. Goodwill is the only unconditionally good thing. Second is that is one should act according to those moral principles which can at the same time become universal laws. And next is principle of respect. That is one should treat other rational being as an end in itself, not as means thereof. We have already seen use them in different contexts, respect और multiple of those. हम लोगों ने इसका इस कोट का इन सारे कोट्स का हम लोगों ने यूटिलाइजेशन भी देखा है इन वेरियस क्वेश्चंस, इन द नोट्स आल्सो वी हैव रिटन, है कि नहीं? हमने देखा है कि नहीं देखा है? एंड देयरबाय वी कैन यूज देम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कि हमारा इंटेंट प्योर होना चाहिए, हमें यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ में काम करना चाहिए, लव, कंपैशन, है ना, टॉलरेंस, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी के साथ में काम करना चाहिए, और किसी भी दूसरे व्यक्ति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंपली अगर देखा जाए यही डियोंटोलॉजी है। ये 3 प्रिंसिपल कौन कौन से? कि इंटेंट हमारा हमेशा प्योर होना चाहिए, सेकंड कि भाई हमें हमेशा यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ में गाइडेड होना चाहिए, लव, कंपैशन, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस के साथ में काम करना है, एंड देन नेक्स्ट इज किसी दूसरे व्यक्ति का आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू शुड नॉट ट्रीट अदर पर्टिकुलर पर्सन एज मींस टू सर्व योर ओन एविल एंड। Is that clear everyone? Next is in terms of, yes, we have seen this consequentialist theory. आप इसको भी contextualize कर देंगे जहां पर end के बारे में बात करना है ना, real politic और पॉलिसी आउटकम्स के बारे में बात करना है, और फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में बात करना है। यू कैन ऑलवेज contextualize this consequentialism and ethical egoism also in terms of, for example, man is by nature selfish creature, कुछ बात करना है, that is social contract के बारे में, state, है ना, थॉमस हॉब्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, एंड देयर बाय दिस एस्पेक्ट वी हैव सीन यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने जेएस मिल और जर्मी बेंथम को देखा है, एंड देयर बाय जर्मी बेंथम का कॉन्टेक्स्ट क्या था? दैट इज इट इज एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, दैट इज फिलोसॉफिक कैलकुलस। उन्होंने कहा कि दैट इज कि वी आर कोई एक्ट किया, उसके प्लेजर और पेन दोनों को मेजर करूंगा, और जो प्लेजर अगर अच्छा होगा तो इट विल बी डिजायर्ड, अदरवाइज अनडिजायर्ड। And thereby we have seen nature has placed the mankind under the governance of 2 sovereign masters, pain and pleasure. And thereby that is what he has said, that is net pleasure based public reasoning, immediate impact evaluation has been done by, that is Jeremy Bentham. J.S. Mill ने क्या बात करी है? Rule utilitarianism. That is greatest good for greatest number, that is greatest happiness principle, that is foundation for welfare economics, distributive justice. इन्होंने बात करी है कि that is rule के अनुसार चलेंगे, and thereby this particular aspect कि जो maximum लोगों को benefit करता है, and thereby that is what he has talked about. Next is in terms of, we have seen, yes, J.S. Mill का rule based ethics. वो कहते हैं कि better to be a human dissatisfied than a pig
satisfied. वो कहते हैं कुछ टाइप के pleasures होते हैं, that is definitely we are seeing that they are qualified, and thereby a man who has nothing to fight for is a miserable creature, and thereby he support dignity, long term rule based policy, education, sustainability and justice. इसके टर्म्स में आप जब भी बात कर रहे हैं, you can always use JS. तो एक रिकैप करते हैं क्या क्या मेन फीचर्स हैं. यूडोमानिया, गोल्डन मीन को यूज कर सकते हैं आप. फॉर एग्जांपल कैटेगोरिकल इंपरेटिव, फिलोसॉफिक कैलकुलस, है ना, फिलोसॉफिक कैलकुलस, रिंग ऑफ गाइजेस, डायलेक्टिक्स, रूल, यूटिलिटेरियनिज्म. तो कोशिश करेंगे कि आप इन सारे एस्पेक्ट को यूज करेंगे एंड एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, इनको यूज करेंगे व्हाइल राइटिंग योर आंसर. इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया क्या? कुछ बेसिक फिलॉसफीज जो हमारे हर जगह काम में आने वाली हैं, विल बी यूजिंग देम. इज दैट क्लियर? कर सकते हैं आप लोग? यस. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ कुछ फर्दर मोर फिलॉसफीज. फॉर एग्जांपल जैनिज्म में हम लोगों ने मेजरली क्या देखा है? व्हाट वी हैव सीन इन द जैनिज्म, दैट इज स्यादवाद. बात नहीं करेंगे. स्यादवाद लीड टुवर्ड, स्यादवाद का मतलब क्या हुआ? दैट इज, शायद ये भी सही है, शायद he has given, they have given this philosophy of, that is elephant and five blind person, and thereby what we have seen, Syadvad, it leads toward what? Anekantvad, that is there are multiple ways to know the truth. Then we have seen three ratnas in terms of right knowledge, right faith, right conduct, that is KFC से आप याद कर सकते हैं, that is Jainism की philosophy. Is that clear everyone? याद रहेगा सबको? यस. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म. तो ये स्यादवाद जब आता है ना, तो आप हमेशा ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां पर नेचर है या फिर किसी वल्नरेबल सेक्शन, मल्टीपल ऑफ दोज, उनके इक्वल रिस्पेक्ट देना है, जहां पर किसी की डिग्निटी की बात हो रही है, वहां पर हमेशा आप स्यादवाद को यूज करिए, है ना, कि देयर आर मल्टीपल वेज टू नो द ट्रूथ, है ना, मल्टीपल वेज टू सी द थिंग्स, राइट, एंड देयर बाय use this particular context. In the context, you can also use in the context of सर्व धर्म संभव, या फिर कल्चरल प्लूरलिज्म, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज कर सकते हैं स्यादवाद जैसी फिलॉसफीज को. समझ में आया क्या? नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में सबसे पहली चीज आपको यह याद रखनी है, जो कि यहां पर शायद मैंने नहीं लिखा है, वो है फोर नोबल ट्रूथ. दैट इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ, yes, world is full of suffering, that is, second is, that is there is a root cause of suffering, that is desire. There is a cessation of suffering, that is cessation of suffering is being there, and the path is Astangik marg, and that Astangik marg is right view, right intent, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, and you can memorize this through visa le cm. वीजा ले सीएम से आप इसको याद कर सकते हैं. लीडिंग टुवर्ड व्हाट? निर्वाण बाय यूज ऑफ मध्यम मार्ग. इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको याद हो गया? यही कोर ऑफ द फिलॉसफी इज दिस. यही पूरी फिलॉसफी ही है उनकी, मतलब कोर जो सारे कीवर्ड हैं बस यही है. फोर नोबल ट्रूथ हमको याद रखना है, मध्यम मार्ग याद रखना है, निर्वाणा याद रखना है, और फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑल ऑफ दिस अष्टांगिक मार्ग. एंड दे विल बी, अगर वो पूछेंगे भी तो यही कुछ पूछेंगे, इन्हीं के अराउंड पूछेंगे. और अगर ये पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर नहीं पूछे तो यू कैन ऑलवेज बेटर यूज देम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है कि नहीं? कर सकते हैं. जैसे राइट लिवलीहुड है ना, इसको यूज करना है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग कहते हैं कि प्लेजर, वर्क विदाउट प्लेजर, है ना, या फिर इसको कॉन्टेक्स्टलाइज करना है कि ऑनेस्ट लिविंग. उन सब कॉन्टेक्स्ट में भी आप इन सबको यूज करिए. अष्टांगिक मार्ग में एक फिलॉसफी ही है, कितने सारे हैं. राइट व्यू, है ना, सही देखने के लिए बोल रहे हैं. सही इंटेंट होना चाहिए, वरना इंटेंट प्योर होना चाहिए. सही वाक्य बोलना है ना, सही चीजें बोलनी है. देन राइट एक्शंस लेना है. यू कैन यूज इन मल्टीपल ऑफ दोस कॉन्टेक्स्ट ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. अरे कर सकते हैं क्या? यस. कितने लोग कर पाएंगे इसको यूज? यस, प्रैक्टिस करेंगे एवरीवन. देन नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य के टर्म्स में वी हैव सीन ऑलरेडी, दैट इज साम दाम दंड भेद. साम दाम दंड भेद, and thereby what we have seen, sam means respect, dam means for example for bribing other person, और दंड मतलब punishment for evil, and भेद means logic and reasoning for intellectuals. that is साम दाम दंड भेद से किसी भी तरीके से we are trying to achieve the objective, that is एन केन प्रकार, किसी भी तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, एंड अचीव करना है. and thereby साम मतलब या तो
रिस्पेक्ट से बात मानता है तो रिस्पेक्ट करो, पैसा खिला दो, अगर ज्यादा बोल रहा है तो पैसा खिला दो, अगर वो भी नहीं मारा तो पनिशमेंट दो, और उसमें भी नहीं माना तो अगर कुछ और भी रीजनिंग का एस्पेक्ट है, कुछ और तरीका है, उससे समझाने का प्रयास करो, बट ट्राई टू अचीव द एंड. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग मेंशन इन Arthashastra, that and he has talked about nurtured sense of nationalism inculcated in the minds of people that they owe their basic allegiance to the Rajya. That is, people owe their allegiance to the Rajya, and thereby they have to work accordingly. This is what being told in the Kautilya's, and we'll be seeing further also in the unit number 6. Kautilya को हम लोग पढ़ेंगे in topic of corruption. तो करप्शन में उनका क्या क्या व्यू है, कि फॉर एग्जांपल 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन ही हैज टॉक्ड अबाउट. ही हैज आल्सो गिवन द एनालॉजी ऑफ फिश एनालॉजी दिया है उन्होंने, कि जैसे फिश पानी के अंदर जब वो वाटर ड्रिंक करती है पता नहीं चलता है, वैसे ही ब्यूरोक्रेट जब करप्शन करते हैं तो पता नहीं चलता है, पता चलने ही नहीं देते हैं वो लोग, है कि नहीं. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ गुरु नानक जी. गुरु नानक जी में 3 फिलॉसफीज आपको याद रखना है, दैट इज नाम जपो, वंद चको एंड कीरत करो. नाम जपो, that is we have seen that is first is Vanda Chako, that is share your earning with the others who are less fortunate. Then always remember God. Then live an honest life and earn living with the honest labor. That is Vanda Chako, नाम जपो एंड कीरत करो. ये 3 फिलॉसफीज आपको याद रखनी है, इनको यूज करना है इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. कि ऑनेस्ट लिविंग, पहले तो आप क्या करो कि शेयर योर अर्निंग विद द अदर्स हु आर लेस फॉर्चुनेट. आपने पैसा कमा लिया है, आप कुछ शेयर करो अपनी अर्निंग्स का. देन ऑलवेज रिमेंबर गॉड एंड लिव एन ऑनेस्ट लाइफ. ऑलवेज लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, एंड दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. दैट इज गुरु नानक. ठीक है, गुरु नानक देव जी ने ये सब बातें करी हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? वंद चको, दैट इज शेयर योर अर्निंग्स. यस, ये एक मतलब लिखा भी हुआ है इसमें, मैंने लिख दिया है कि कॉन्सिक्वेंट, और क्लास में पढ़ाया भी है मैंने. सारे एप्लीकेशंस भी लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? पूरा एप्लीकेशन लिखवाया है, इनकी टीचिंग्स के क्या क्या रेलेवेंसेस हैं इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. यस एवरीवन, बस हम लोग अभी समरी देख रहे हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ गीता. भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में भी वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज फॉर एग्जांपल आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामना समाचरेत. आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामना समाचरेत. That is, do not do unto others as you would not be done by. हमें ऐसा आचरण दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए जो खुद की आत्मा के लिए दुखदाई हो. And thereby this particular aspect is being talked about in Gita. निष्काम कर्मा के बारे में भी आप लिख सकते हैं, है ना. बहुत ओवर यूज नहीं, लेकिन एक दो जगह पे आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने लिमिटेड ही लिखा है ताकि आपके दिमाग में उतना ही बैठे जितना डिजायर्ड है. ठीक है. रामायण में यू कैन ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल, ड्यूटी एथिक्स. ऑल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ दुर्लभम ही सदा सुखम. दुर्लभम ही सदा सुखम, दैट इज दुर्लभ है मतलब कि रेयर है, ही सदा मतलब एवर लास्टिंग, सुखम एवर लास्टिंग हैप्पीनेस इज वेरी वेरी रेयर. क्योंकि क्यों अब उसमें बहुत सारे रीजन आते हैं. क्योंकि सभी मेहनत नहीं करेंगे, सभी ऑनेस्ट लिविंग नहीं करेंगे, सभी के कर्म अच्छे नहीं होंगे, सभी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, ऑल ऑफ दैट. उसके रीजनिंग ये सब है. Thereby whenever you have to do self contemplation और बाकी सारी चीजें, ऑनेस्ट लिविंग के बारे में बात करना है, कम इकट्ठा करो, सामान कम इकट्ठा करो, बहुत जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करो, हर जगह ये फिलॉसफी यूज में आ जाएगी. दैट इज दुर्लभम ही, दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब रेयर है, इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर टू फाइंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस. क्यों? एंड देयरबाय स्टार्ट क्वेश्चनिंग, एंड देयरबाय सबको सक्सेस नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि सभी मेहनत नहीं करते हैं, सभी बताने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सभी बताए हुए पाथ पे नहीं चलेंगे, सभी फोकस नहीं रहेंगे. समझ में आया क्या? इसलिए दुर्लभम ही सदा सुखम. इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव सुपर पावर्स इन टर्म्स ऑफ प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी. इनको आप क्योंकि आपने पढ़ लिया इनके बारे में, तो अगर आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी में एनवायरनमेंट का भी कॉन्टेक्स्ट है, तो आपको अगर नहीं भी याद आ रहा है तो डायरेक्टली बस सब्सटेंशिएट कर दो कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करिए. इतना तो याद ही होगा यार, अरे इतना तो याद ही होगा. यू हैव टू कीप दैट सिंपल आल्सो, यू कैन राइट दैट सिंपल आल्सो, बट सब्सटेंशिएट दिस. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये हमेशा हेल्प करता है. जैसे प्रीएम्बल तो आपको कभी कभी ऐसे में भी हेल्प कर सकता है, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, और आप लिखते गए और फ्लो में आपको प्रीएम्बल ही आपको याद आ जाएगा, और वो भी कॉन्टेक्स्टलाइज हो जाता है, और वही बेटर कंक्लूजन्स होते हैं. समझ में आया क्या? यू हैव दिस सुपर पावर.
इसलिए हमेशा याद रखो कि नॉर्मली भी आपको याद होना चाहिए प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. देन फॉर एग्जांपल गांधी जी का कॉन्टेक्स्ट में वी हैव सीन ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट एंड सर्वोदया का कॉन्टेक्स्ट. ये ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस बोलते हैं कि उनके गॉड जो हैं इट इज बीइंग गाइडेड बाय ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. सत्याग्रह इज अ पाथ एंड दे बाय ट्रस्टीशिप यू आर ट्रस्टी ऑफ वेल्थ, है ना. जैसे अगर मान लीजिए कि किसी और को, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ अदर ही इज टॉकिंग अबाउट, इन टर्म्स ऑफ सर्वोदया ही इज टॉकिंग अबाउट. एक और भी फिलॉसफी थी जबकि अपन लोगों ने देखा था यूनिट नंबर 3 में, गांधी जी का तालिस्मान. वेरी गुड, सिर्फ अंजलि को याद था. गांधी जी का तालिस्मान सबको याद है क्या? यस. एंड देयर बाय गांधी जी का तालिस्मान वाज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. यस, है कि नहीं? तो उसको भी आप यूज करिए. द नेक्स्ट इज वीक कैन नेवर फॉरगिव, forgiveness is the attribute of strong. For example, a man is a product of his thought, what he thinks he becomes. ऐसे कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं. गांधी जी के 7 सेंस हम लोगों ने बात करी ही है. और एक और एस्पेक्ट है आत्मनिरीक्षण का. अपने हिंद स्वराज में, अपनी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने क्या लिखा है, किसके बारे में बात करी है? आत्मनिरीक्षण, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन. जब मैं आप लिखिए कि जब मैंने आत्मनिरीक्षण किया, when I did this आत्मनिरीक्षण, for example given by Mahatma Gandhi, and thereby I knew that dharmo rachati rachita, I should be guided by. तो एक केस स्टडी में आपने ये लाइन लिख दिया है ना कि क्या करना चाहिए. आपसे पूछता है ना कि what action you should be taking, क्या पूछता है केस स्टडी में? पूछता है कि नहीं पूछता है? क्या पूछता है कि what action you will be taking. आप लिखिए कि आफ्टर डूइंग दिस आत्मनिरीक्षण, एक में लिखा आपने, एक में बना दिया कि आफ्टर डूइंग द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द केस, ये कीवर्ड यूज किया, एंड इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज सब्सटेंटिव, ये टैगलाइन यूज किया. दूसरे में अब वही सेम लाइन तो नहीं लिखेंगे ना, फ्लो अच्छा बनाना भी है आपको. तो आफ्टर डूइंग दिस आत्मनिरीक्षण, ब्रैकेट में लिखा महात्मा गांधी, एंड इंश्योरिंग, जो भी एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस है, जो भी बात करना चाहते हैं आप वो बात करिए. आर यू गाइस गेटिंग और नॉट? Yes, you can always do that. For example, we have talked in terms of Amartya Sen also. Amartya Sen की क्या philosophy है? That is capability approach. Capability approach. Yes. We have to develop the capacity. What is capability approach? We have to develop the capacity. We have to, क्या होता है John Rawls और for example Amartya Sen के बीच में क्या difference है? John Rawls is talking in terms of creation of ideal institutions, ideal rules, कि भैया पहले अच्छे rules बना लो, उसके बाद it will be ensuring justice. But for all different contexts, different complex scenarios, you cannot have rules everywhere, right? हो सकता है क्या? Possible है क्या? हो सकता है क्या? नहीं है. तो he was talking, Rawls was talking in terms of नीति concept, कि that is in terms of creation of various ideals or institutions, and thereby led toward transcendental institutionalism. Whereas Amartya Sen is talking in terms of कि first आप उस जो vulnerable है उससे पूछो तो सही उसको चाहिए क्या, उसके लिए हैप्पीनेस के मायने कुछ और होंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, है ना. Have you noticed that through the one example कि एक बांसुरी है and thereby 3 persons are being there. एक ने बनाया है, एक अच्छा जानता है और एक गरीब है. We have already given that example. First you have to understand the context. तो पहले उन्होंने कॉन्टेक्स्ट की बात करी. दैट इज एक्चुअली में जस्टिस सब्सटेंटिव है, कि एक्चुअली में सोचा कि दैट इज कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जस्टिस होगा, राइट, दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सेकेंडली दैट इज वी हैव टू डेवलप कैपेसिटी फर्स्ट, है ना. डेवलप कैपेसिटी, कैपेबिलिटी डेवलप करो, स्किल दो उनको, हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करो. मे बी आप अच्छा स्कूल बना दिए, बहुत अच्छी स्कूल बना दिए, उसमें फीस बड़ी बढ़िया अच्छी फीस है ना, मैगी फीस रखी हुई है, बट दैट पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन विल नॉट बी एबल टू पे दैट फीस. तो पहले आप उसको कैपेसिटी प्रोवाइड करो, वो उसके घर में शायद अभी खाने के लिए नहीं है, तो पहले तो वो तो प्रोवाइड करो, तब तो वो स्कूल के बारे में सोचेगा, है ना. तो पहले तो बेसिक बेयर मिनिमम करो उसका, ताकि वो सबका एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, तब ही कैन थिंक ऑफ अदर थिंग्स. दैट इज व्हाट बीइंग टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच, दैट इज न्याय अप्रोच. हम लोगों ने पढ़ा था क्या? जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन पढ़ा है क्या? जॉन रॉल्स में हम लोगों ने ये देखा है क्या? यस. मैक्समिन रूल देखा था आप लोगों ने, डिफरेंस प्रिंसिपल देखा था आप लोगों ने. यस, ऑल ऑफ दैट यू कैन डेफिनेटली यूज हियर, राइट. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अमर्त्य सेन, दैट इज रिमूवल ऑफ अनफ्रीडम्स, रिमूवल ऑफ अनफ्रीडम्स ही हैज टॉक्ड अबाउट. जब बोलते हैं ना भूखमरी से आजादी, इलिटरेसी से आजादी, है ना, फॉर एग्जांपल बेरोजगारी से आजादी, you are talking in these terms. Yes,
नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ कन्फ्यूशियस. कन्फ्यूशियस ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वर्च्यूज ओनली. वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सुपीरियर मैन ऑलवेज थिंक अबाउट वर्च्यू बट कॉमन मैन ऑलवेज सी अबाउट कंफर्ट. आप लोग क्या सोचते हो, आप देख लेते हैं. कितने लोग कंफर्ट के बारे में सोचते हैं हमेशा. कंफर्ट, यस. कुछ लोग दोनों हाथों से, सर पैर भी उठा दे रहे हैं सर. कंफर्ट कुछ लोग एसी के लिए ही आ रहे हैं, है ना, कि कुछ लोग इतना कंफर्ट सब कुछ सबको. यस, एंड दैट इज बीइंग देयर. क्या कह रहे हैं कि सुपीरियर मैन ऑलवेज थिंक्स अबाउट वर्च्यू एंड कॉमन मैन अबाउट कंफर्ट. सिंपल लाइन थी, आप यूज कर सकते हैं क्या, सिंपल लाइन थी, यूज कर सकते हैं आप हमेशा, हर कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेकिंग द डिफिकल्ट पाथ, है ना, टेकिंग द फॉर एग्जांपल दैट द पाथ व्हिच इज लेस ट्रेवल्ड, राइट. कि फॉर एग्जांपल जो अगर मान लीजिए आप धर्मा से द्वारा गाइडेड हैं, राइट, इट विल बी डिफिकल्ट पाथ, राइट. फॉर एग्जांपल टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोस पर्संस. फॉर एग्जांपल सरपंच पति वाला केस स्टडी देखा था आपने, तो जो सरपंच के जो हस्बैंड हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना में इट माइट बी टफ, क्योंकि लोगों का सपोर्ट भी हो सकता है उनके साथ में, राइट, बट विल बी ऑलवेज डूइंग द राइट एक्ट, है ना, डूइंग जस्टिस. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. एक और चीज है इसमें, कुछ कीवर्ड्स और भी हैं कन्फ्यूशियस के जो कि हम लोग यूज करेंगे. एक है कीवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेन, एक है ली, एक है जियाओ. रेन क्या है कि हमेशा जो सुपीरियर है, तीन कीवर्ड्स हैं, रेन, ली एंड जियाओ. रेन क्या है कि जो सुपीरियर है हमेशा जूनियर्स को क्या करें. फॉर एग्जाम्पल इफ योर सीनियर आर देयर, तो सीनियर शुड ऑलवेज बी गाइडिंग जूनियर विद लव एंड केयर. ली क्या है कि जूनियर शुड ऑलवेज यस रिस्पेक्ट द सीनियर, हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट करे, उनके ऑर्डर्स को माने. इससे क्या होगा, जियाओ होगा, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन होगा, एक ऑर्डर, एक हार्मोनी मेंटेन होगा. यस, दैट इज रेन, ली एंड जियाओ. तो ये तीन कीवर्ड भी अपने नोट में लिख देंगे कहीं पर, एंड यू कैन ऑलवेज यूज. जहां पर भी कोई भी केस स्टडी आती है, ऐसी केस स्टडी आती है, दोज हु आर राइटिंग मेंस प्लीज लिसन दिस, कि अगर कैसी एक केस स्टडी पक्का पूछेगा यूपीएससी, पक्का पूछेगा, जहां पर कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होगा. हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी पॉलिटिशियन कहीं पर भी इन्वॉल्व है, यू विल ऑलवेज सीकिंग द असिस्टेंस फ्रॉम सीनियर्स. अपने सीनियर से पहले आप गाइडेंस लेंगे एंड सब्सटेंशिएट विथ रेन, ली एंड जियाओ ऑफ कन्फ्यूशियस. परफेक्ट, आपने बेहतरीन बना दिया. उसके बाद आप कमिटी बनाइए, बाकी सारी चीजें करिए, सब लोग लिख रहे होंगे. आपने गेम पलट दिया यहीं पर, आपने बात कर दी है, आपने पहले सीनियर से भी गाइडेंस लिया हुआ है और आपने बात कर दी है कन्फ्यूशियस की, एंड देयर बाय एवरीथिंग इज डन. इज दैट क्लियर एवरीवन? बन जाएगा आपसे. मैं इसको, यस, द माइंड ऑफ सुपीरियर man is convergent with righteousness, the mind of mean man is convergent with gain. वो हमेशा फायदे के बारे में सोचता है, लेकिन सुपीरियर मैन हमेशा सही के बारे में सोचता है, कैसे सही करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल राइटियसनेस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीस एंड गुड गवर्नेंस. आवर दो कितनी सिंपल लाइन है. राइटियसनेस दैट इज ऑलवेज डूइंग राइट इन टर्म्स ऑफ योर ड्यूटी, है ना, हमेशा अपना कर्तव्य कर रहे हो. इट इज अ पाथ फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस. ये कोट हमेशा याद रहेगा कि आपको, राइटियसनेस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीस एंड गुड गवर्नेंस. किसने बोला है? कन्फ्यूशियस ने बोला है. याद हो गया आपको? अरे ये तो कर ही सकते हो यार. यस. नेक्स्ट इज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. कि हर बार जब गिर रहे हैं, देखो फेल तो हम सभी होते हैं कि नहीं होते हैं? यस, वी ऑल फेल ऑन अ डेली बेसिस. कि आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, आज का ये नहीं हुआ, आज का वो नहीं हुआ, आज उस भाई ने चाय पी के लिए बुलाया और फिर उसके बाद 4 घंटा चाय ही पिए अपन. तो ना ऑल दिस विल हैपन विथ एवरीवन. लेकिन क्या हम लोग बार बार आते हैं, क्या सेल्फ कंटेम्पलेशन करते हैं, फिर क्या कुछ रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्या उस पे कुछ करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, क्या उस पे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉल तो सभी हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने सीखा है क्या उससे कुछ? क्या अगली बार आप क्या उस गड्ढे में दोबारा गिरेंगे? क्या दोबारा चाय के लिए बुलाया तो फिर से उसने बोल दिया भाई नहीं है, तो आप फिर से चले गए उस गड्ढे में गिरने के लिए कि नहीं यार मुझे तो गड्ढा दिख रहा है, और बताया भी था सर ने कि गड्ढे में गिरना नहीं है, आपको याद भी है गड्ढे में गिरना नहीं है, लेकिन गए यही रटते हुए जा रहे हैं कि गड्ढा आएगा गड्ढे में गिरना नहीं है, गड्ढा आएगा गड्ढे में गिरना नहीं है, लेकिन गड्ढा आया और गिर गए ना. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. दैट इज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग ईच टाइम वी फॉल. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल ये तो हमारे कुछ फॉर एग्जांपल सम ऑफ दोस मेजर फिलॉसफीज वी हैव टॉक्ड
राइट, सम ऑफ दोज मेजर फिलॉसफीज। अब कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हर जगह हमको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे निष्काम कर्मा है ना, ड्यूटी, हाँ बताइए। हाँ, बॉडी में ही यूज कर सकते हैं ना, देखो 4E एंड 4F कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो 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 ये जो एस्पेक्ट है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग इन द बॉडी वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग कब यूज कर रहे हैं इसको, जुबैद टिश्यू पेपर के लिए बोल रहे हैं ना, तो क्या कब यूज कर रहे हैं, जब हमको क्वेश्चन बन नहीं रहा है, वो 2-3 क्वेश्चंस ना जब फंस गए, वहां पर यूज करेंगे अपन, है ना, कि हमको अगर कुछ आ नहीं रहा है, हमको लिखना था, तो उस टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। एनीवेज मल्टीपल ऑफ दो स्ट्रेटजी अगर बनता ही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो आप करिए, फिर जहां मन में आए वहां करिए, है ना, लास्ट मोमेंट रिजॉर्ट के लिए, लास्ट मोमेंट्स के लिए, कि भाई ठीक है, कि लास्ट रिजॉर्ट है, कि भाई ये वाला एस्पेक्ट की मुझे पता नहीं था, ये क्वेश्चन पता नहीं था, एंड देयर बाय मुझे लिखना है, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया गया है, चैलेंजेस मुझे बात करनी थी और मैं यूज कर रहा हूं। समझ में आया क्या? यस, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कर लेंगे आप लोग, जैसे निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म कई सारे क्वेश्चंस में यूज में आएगा, है ना, जैसे कि इसी का ही एक सिनोनिम है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कि हम लोगों ने यूज किया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ डू योर ड्यूटी सिंसियरली विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट, एंड देयर बाय हियर ऑल्सो, जब भी आपका कोई करप्शन का केस में आपको डाल दिया गया है, कोई किसी वर्क कल्चर में आपको डाल दिया गया है, किसी ऐसे केस में डाल दिया गया है जहां पर 2-3 चीजें हैं, तीनों चीजों में बैलेंस करना है, आप क्या करोगे, आप अपने कर्तव्य कर रहे हो, है ना, क्या आप अपने कर्तव्य करोगे, आप राइटियसनेस पे फॉलो करोगे, एंड देयरबाय यू आर गाइडेड बाय निष्काम कर्मा। एक स्टूडेंट अभी कल आते हैं, वो कहते हैं कि सर जो आपका जो तरीका है माई विजन लिख करके, ओके, फॉर एग्जांपल दिस आफ्टर राइटिंग फॉर एग्जांपल ऑल द इश्यूज, देन व्हाट वी राइट, माई विजन लिखते हैं ना अपन, केस स्टडीज में कैसा करते हैं अपन, कि माई विजन लिखते हैं इज गाइडेड बाय, और यहां पर कुछ फिलॉसफी डालते हैं, कि जब हम लोग को एक्शंस लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, माई विजन विल बी गाइडेड बाय धर्मो रक्षति रक्षिता, और फॉर एग्जांपल कुछ मल्टीपल ऑफ दोस टैगलाइन वी यूज, प्रकृति रक्षति रक्षिता, और फॉर एग्जांपल एजुकेशन सा विद्या विमुक्तये, मल्टीपल ऑफ दोस टैगलाइन विल बी यूजिंग हियर टू सॉल्व द केस, है ना, तो उन्होंने कहा कि सर दिस इज द बेस्ट वे, है ना, और इसको करने के बाद मेरे 132 नंबर आए, 132 मार्क्स इन द एथिक्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, पहले अटेम्प्ट में। दिस ईयर अगेन ही इज वर्किंग फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, मतलब हमारे एथिक्स मास्टरी वाले बैच में, तो ही इज वर्किंग फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, बट इफ विल बी फाइंडिंग दैट कि ये सारी जो कुछ इनोवेटिव अप्रोच है ना, वो क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ अदर पर्संस आर डूइंग, दे आर राइटिंग इन अ जर्नलिस्टिक वे, और उस जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट में अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि जो थोड़ा इनोवेटिव है, थोड़ा अलग दिख रहा है ना, थोड़ा अच्छे से कर दिया है, इट शोज दैट इवन इन दोस प्रेशर लाइक सिचुएशंस यू आर बीइंग वेरी वेरी काम। ये प्योर स्किल है, ये क्या है, ये प्योर स्किल है। समझ में आया क्या? मैं कह रहा हूं कि प्रेशर, एग्जामिनर को यह बता दिया कि प्रेशर सभी के पास में रहा होगा ना, तो कुछ लोग उस प्रेशर में या तो क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, या तो क्या किए होंगे, या तो लिखे होंगे तो जर्नलिस्टिक बस ऐसे लिख के चले आए, कुछ भी एवरेज लिख के चले आए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर रहे हैं, यस, दे आर स्ट्रक्चरिंग देयर आंसर्स, राइटिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल, यस और नो, यस, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग। क्या कर रहे हैं, यस, नेक्स्ट इज हम लोगों ने देखा रामायणा का क्या है, दैट इज दुर्लभम ही सदा सुखम। ये भी जो टैगलाइन है यू कैन यूज इन मल्टीपल ऑफ दोस कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दुर्लभ है, दुर्लभ क्या है, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, और ये हैप्पीनेस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये हैप्पीनेस अलग अलग हो सकती है, यस और नो। फॉर एग्जांपल आपके लिए हैप्पीनेस अलग होगी, होगा कि नहीं, यस, फॉर एग्जांपल आपके लिए, फॉर एग्जांपल फॉर अ सिविल सर्वेंट हैप्पीनेस वुड मीन डिफरेंट थिंग्स, राइट, एंड देयर बाय व्हाट वी आर सीइंग, हर कॉन्टेक्स्ट में ये फिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा फिट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल फॉर गुड गवर्नेंस के लिए क्या है कि सर्विस टू द ह्यूमैनिटी या सर्विस टू द सिविलियंस वुड बी योर द पाथ, है ना, और ये हैप्पीनेस कैसे अचीव होता है, दैट इज बाय डूइंग द सर्विस। तो आप कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, इट इज बीइंग सेड इन रामायण दैट इज दुर्लभम ही सदा सुखम, एंड दैट हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड थ्रू सर्विस, माई सेल्फलेस सर्विस, खत्म हो गया क्वेश्चन,
समझ में आया क्या? You can use that in the conclusion, in multiple of those conclusion. लेकिन एक ही जगह करिए, एक बार थ्योरी सेक्शन में, एक जगह आप शायद केस स्टडी में करेंगे, मतलब इन दिस पेपर ऑफ एथिक्स। समझ में आया क्या? कि हर में नहीं लिख दे रहे हैं कि भैया कि हर क्वेश्चन में दुर्लभम सदा सुखम, कि उठाए पेन कि आज तो दुर्लभम रामायण दुर्लभम सदा सुखम, सब क्वेश्चन में लिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है। यस, कि फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी, तो आप ड्यूटी सभी लोग लिख रहे हैं, है ना, बट ब्रैकेट में आप डाल दिए ऋग्वेद, you contextualize in terms of ऋग्वेद, the concept itself is being derived from ऋग्वेद। अब आपने ब्रैकेट में, जैसे मैंने लिखा, मैं लिखता हूं ट्रुथ, मैं लिख रहा हूं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, कोई दूसरा भी लिख रहा है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, लेकिन मैंने क्या लिखा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ब्रैकेट में महात्मा गांधी लिख दिया, तो इट विल फील बेटर टू द एग्जामिनर। जैसे मैं कहूं रेन ली जियाओ, तो बात सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग तो बात यही कर रहे होंगे ना कि सीनियर से बात करूंगा, सब लोग बोलेंगे ना, बट व्हेन यू आर राइटिंग कि भाई ये तो कन्फ्यूशियस ने कह दिया है, कन्फ्यूशियस डैश रेन ली जियाओ, खत्म हो गया, एंड देयर बाय दिस इज द बेस्ट आंसर, है ना, यू हैव सब्सटेंशिएटेड इट वेरी वेल। ये करना है अपन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैनिज्म का जैसे स्याद व्याद है, बुद्धिज्म का एक है कुशल और अकुशल कर्म, दैट इज गुड डीड्स लीड टुवर्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स, दैट इज कुशल, एंड बैड डीड ब्रिंग्स सफरिंग, एंड देयर बाय जैसे हमारा वो भी है, कर्म का थ्योरी भी है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, as you sow so shall you reap, that is good deed leads toward positive results, bad deed brings suffering। है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? yes, for example इस्लाम का है self purification, for example this theory of, for example if our mind is afflicted, गंदा है, for example it is being, dirt is being there, it has to be cleaned, it has to be cleaned, कोई भी गंदगी पहले साफ करो, है ना, and thereby self purification, self contemplation, and this particular theory, that is this philosophy of self purification, you can also use, that is cleaning one's mind and actions align with the one's ethical principle, and thereby for example अगर कोई चीज गंदी है तो उसको डिटर्जेंट से आप साफ करते हो, है ना, करते हो कि नहीं करते हो, वैसे ही हमको भी करना है, कुछ गंदगी है and thereby it has to be cleaned, and thereby self purification, this is also very very important in terms of self contemplation, आत्मनिरीक्षण, you can always contextualize these theories, right? For example that is गुरु नानक जी का अपने वंद चको नाम जपो एंड कीरत करो, एंड देयर बाय वंद चको नाम जपो एंड कीरत करो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्चुअलाइज। बाइबल में सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई है, दैट इज हेल्पिंग दोज वल्नरेबल सेक्शंस, है ना, तो आप लिख रहे हैं वल्नरेबल्स के एस्पेक्ट में, उनको हेल्प करने के कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉन्टेक्चुअलाइज व्हाट, बाइबल, ऑल्सो गिवन इन बाइबल। तो दिमाग में जब भी आपको वल्नरेबल सेक्शन को हेल्प करना है, तो सर्वोदय आ गया, अंत्योदय आ गया, एक दो तीन क्वेश्चन में अगर मान लो ये सब चीजें आ गई दिमाग में, तो आप एक कॉन्टेक्स्ट में आप बाइबल भी लिख डालो, है ना, कि आप बात तो कर ही रहोगे ना, इन डिफरेंट क्वेश्चन दे आर टॉकिंग इन दीज टर्म्स ओनली ना, वल्नरेबल सेक्शन तो एनीवेज वन डायमेंशन इज ऑलवेज देयर, यस और नो, है कि नहीं भाई? कोई भी ऐसे लिख रहे होंगे वहां पर भी होगा, कोई पेपर 1 का आंसर लिख रहे हैं सोसाइटी के सेक्शन में, वहां पर भी होगा, पेपर 2 में होगा, वहां पर भी होगा, पेपर 3 में भी होगा, पेपर 4 में भी होगा, right? And you will be using Bible also. For example, Bhakti movement में they have talked about no caste discrimination, no caste discrimination. That is we have seen, for example, Swami Vivekananda का, for example, yes, Bhakti movement और for example Sufi movement कि medieval time के सारे जो thinkers हैं उनको use कर सकते हो in terms of this. Sufism में oneness of being के बारे में बात करते हैं, that is all beings are connected, promoting love and universal brotherhood, है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो यू टॉक इन दोस टर्म्स। समझ में आया क्या? दैट इज सूफीज्म का आप डालिए, राइट? फॉर एग्जांपल दैट इज आल्सो भक्ति मार्ग, और यू कैन आल्सो कॉन्टेक्चुअलाइज विद द प्लेटोनिक लव, है ना, मल्टीपल ऑफ दोस थ्योरीज, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यू कैन डेफिनेटली सब्सटेंशिएट विद द डिफरेंट फिलॉसफीज। इज दैट क्लियर एवरीवन? कुछ पीवाईक्यूज में कुछ कीवर्ड्स रहे हैं जो कि हमेशा यूपीएससी पूछता है, उनको भी यूज करो। जैसे सेवन सेंस को आप डायरेक्टली एज अ मतलब कि वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल फॉर डूइंग द इंट्रोडक्शंस आल्सो ना, तो गांधी जी का सेवन सेंस है ना, एंड देयर बाय कि कोई भी, जैसे मान लो मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है, तो मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है कि फॉर एग्जांपल दीस सेवन सेंस, मतलब यू आर कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इन दोस टर्म डायरेक्टली सेवन सेंस ऑफ गांधी, राइट? एंड देयर बाय कि फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज में जहां पर भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है, फॉर एग्जांपल एथिकल पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है, बैलेंस बिटवीन दोज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि क्या सही है, क्या क्या अधिकार है, इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है? एथिक्स है ना, है कि नहीं? पढ़ा था ना पॉटर स्टुअर्ट कोट, पॉटर स्टुअर्ट ने क्या बोला था? एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज
राइट थिंग टू डू, एंड देयर बाय क्या सही और क्या अधिकार है ना, मतलब क्या सही क्या अधिकार है और क्या आपकी जिम्मेदारी है। रिमेंबर दैट ऋषभ पंत का एग्जांपल, कि उसको उसका उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके पीछे कैश पड़ा हुआ है, लोगों ने उसकी हेल्प नहीं करी, कैश उठाया लेके चले गए। करना क्या चाहिए था? हेल्प करनी चाहिए थी, है कि नहीं? एंड देयर बाय दैट वाज हिज देयर रिस्पांसिबिलिटी, है ना, उनकी जिम्मेदारी थी। यस, फॉर एग्जांपल यूज द वर्ड्स लाइक ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड whenever you are talking in terms of for example rigid aspects, or for example the aspect with respect to colonial attitude, na colonial mindset, context building kar rahe ho, you can always use these words of bureaucratic attitude, and we have to move toward that is democratic attitude, that is balance between these two, है ना, वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, दिस टॉपिक विल बी सीइंग अगेन इन द यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हम लोग दोबारा देखेंगे अच्छे से, इसके ऊपर बहुत सारे डायग्राम भी दिखाऊंगा, मतलब विल बी मेकिंग इन आवर क्लासेस। बट क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अंतर आत्मा का संकट, है ना, अंतर आत्मा का संकट। फॉर एग्जाम्पल यू न्यू दैट व्हाट हैज टू बी डन, आपको पता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। बट इट इज इफ यू नो कि फॉर एग्जाम्पल कि इन दोस टर्म्स की, फॉर एग्जाम्पल इफ योर रिलीजियस फिलॉसफी, आपकी जो रिलीजियस फिलॉसफी इट इज अगेंस्ट द अबॉर्शन, है ना, फॉर एग्जाम्पल अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, बट नाउ एट द व्हेन यू वेंट देयर एंड देयर बाय यू नीड टू सेव समबडीज लाइफ, और कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए, एंड देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट कि आपके लिए क्या सही है, आपकी रिलीजियस फिलॉसफी जो कहती है उसके अनुसार क्या सही है। नाउ दैट विल बी लीडिंग टुवर्ड व्हाट? दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट। घर में आओगे, आपने अबॉर्शन किया, आपके घर में आओगे तो क्या होगा? गिल्ट होगा। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा का संकट। समझ में आया क्या? यू कैन यूज दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि फॉर एग्जांपल whenever you have done both rights and thereby कि आपको कुछ एस्पेक्ट है, कुछ राइट वर्सेस राइट के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो कि ये भी सही है मेरे लिए और ये भी सही है, एंड thereby it was leading toward क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। आपके अंतरात्मा का क्या हुआ? यस, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हुआ, अंतरात्मा का संकट हुआ। हाँ बताओ। ये स्पेसिफिकली मैं अभी तो एथिक्स की क्लास ले रहा हूं, तो इसको एथिक्स में आप यूज करिए। हाँ, और जहां कहीं जैसे कि हर जगह आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं कंक्लूजन वगैरह इट्स ऑलवेज अ यूटोपियन थिंग, है ना। कंक्लूजन वगैरह फ्रेम करने में यू कैन ऑलवेज गिव वन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, है ना। ये तो अभी हम लोग एथिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली फॉर एथिक्स, बट सच टाइप ऑफ वेज की फॉर एग्जांपल जब कंक्लूजन बनाना ही है तो टैगलाइंस इट शुड बी हैविंग ना, कि सबका साथ सबका विकास तो हम लोग वहां पर भी यूज करेंगे, गवर्नेंस में भी यूज करेंगे। टैगलाइंस तो हमें वहां पर भी चाहिए होंगी, वुमेन के रिस्पेक्ट में, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, और आप हमेशा यूज कर सकते हैं ऐसे के रिस्पेक्ट में, बट वहां पर ओवरडू नहीं कर सकते आप, है ना। यहां पर तो इट इज, हाँ, और इट हैज टू बी डन इन अ ऑर्गेनिक वे। एथिक्स में तो इट इज ऑलरेडी बीइंग ऑर्गेनिक, वो पूछा ही है, लेकिन वहां के कॉन्टेक्स्ट में इट हैज टू बी डन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सोसाइटी का पेपर सोसाइटी के जैसा लिखता है, जैसे पेपर 1 में जो सोसाइटी आती है उसका लिखने का तरीका अलग होता है, और सोशल जस्टिस में जो पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस पूछते हैं उसका लिखने का तरीका अलग होता है, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल बेंट होता है। तो दोनों मतलब कि अलग अलग पेपर को लिखने का जो तरीके हैं उसमें जो फिट हो रहा है उसके अनुसार आप करेंगे। समझ में आया क्या? यस, फॉर एग्जाम्पल इनर पीस लीड्स टुवर्ड outer peace. Yes, for example, personal calm and ethical behavior create harmony in society. Simple tagline कि अगर inner peace है तो it will be leading towards outer peace, and thereby जैसे लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके लिए हमेशा क्या होता है कि what we expect कि उनको कि they should be practicing mindfulness, ensuring balanced decisions. सभी स्टेक होल्डर को सोच करके इनको डिसीजन देना होता है, right? And thereby that is how they will be maintaining that balance. Use this line, for example, good of the individual lies in good of all, and for example use that for example in context of कि जहां पर policy focusing on public health like vaccination drive, है ना, for example balancing both individual and societal health. For example COVID-19 vaccination में के campaign में they promoted community immunity while protecting the individuals also, right? In that context कि आप good of the individual lies in good of all, कि आप सेल्फ को, सेल्फ का क्या है, दैट इज वी हैव टू डू द सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, है ना, कि ह्यूमैनिटी के टर्म्स में, सर्विस के टर्म्स में हम लोगों ने बहुत सारे कंक्लूजन बनाया ना, एंड देयरबाय यू कैन आल्सो यूज दिस। कभी सच टाइप दिस वाज आल्सो वन ऑफ दोस पीवाईक्यू आज इन यूनिट नंबर 6,
दैट इज स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी आर पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देयर बाय इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं वाइल फ्रेमिंग। अब ये तो क्वेश्चन पूछ लिया उसने, लेकिन आप क्या करिए कि अगर आप ऐसा बना सकते हैं तो ऐसा बना दीजिए, क्योंकि कभी कभी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, 3 पिलर दिखा दिया और है ना कि क्या है और क्या होना चाहिए और स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी दिखा दिया। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी, इसमें आपने लिख दिया कि विद रिस्पेक्ट टू वाईआर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना। कॉन्टेक्स्टलाइज ही तो करना है, मेक डायग्राम्स लाइक दिस ना। अरे समझ में आया क्या? मैं एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिख सकता था ना, तो मैंने क्या किया, स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया कि था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको हम लोग कॉन्टेक्स्टलाइज कर सकते हैं इन आईआर क्वेश्चन ऑल्सो, हेल्थ क्वेश्चन ऑल्सो, वेलबींग वाले, एजुकेशन वाले, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी, और मैंने क्या लिख दिया, मुझे तो कंक्लूजन बनाना पड़ेगा ना इस तरीके का, है ना, कि जहां पर क्या है कि आइडियल पीसफुल सोसाइटी है, समाज बन रहा है, एंड देयर बाय यूज दिस और कॉन्टेक्स्टलाइज कर दिया, वसुधैव कुटुंबकम कर दिया। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या एवरीवन? यस, वी शुड बी यूजिंग दैट। फॉर एग्जांपल कि क्या अधिकार है और क्या सही है, पॉटर स्टुअर्ट को अब आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। Ethics is knowing the difference between what you have right to do and what is right thing to do, and thereby you should be using that also as a tagline also. Right versus right thing to do. अधिकार क्या है और क्या मेरे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरा अधिकार, वो जो केरला फ्लड वाली एक वुमेन थी, वो आई आपके पास में हेल्प मांगने के पास, आपके पास पूरा अधिकार है कि उसको मना कर दूं, है ना, हेल्प ना दूं, पूरा अधिकार है। नोबडी विल बी कैचिंग यू, नोबडी विल बी सेइंग यू दैट यू हैव वायलेटेड एनी रूल बिकॉज यू आर इन द सिंक विद रूल्स, राइट। लेकिन आपके लिए क्या एक्चुअली में सही है, राइट? तो राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू, एंड देयर बाय दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज ऑल्सो, यहां पर आप ऐसे डेलिमास भी लिख सकते हैं, है ना, जो कि यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट सच टाइप ऑफ थिंग इन योर आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी की लाइन है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ करप्शन। यूज दिस टैगलाइन ऑल्सो कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू आर गिविंग वेरियस ऑप्शन, है ना, और आपने एक ऑप्शन में लिखा कि स्टेटस क्वो, लिखते हैं ना एक ऑप्शन, अरे लिखते हो कि नहीं लिखते हो यार? when you have to analyze multiple of those options given in the case study, one of the option you are making that ki status quo mentality, or second would be that is ki I'll be leaving the job, और थर्ड वुड बी लाइक कि भाई टेकिंग वेरियस अदर एक्शंस। तो उसमें आपने लिखा कि भाई फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि स्टेटस क्वो, एंड देयर बाय उसको जस्टिफाई करने के लिए मतलब कि उसके डिमेरिट में क्या लिखेंगे कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन एज गिवन बाय। समझ में आया क्या? कर सकते हैं, कर लेंगे। यस, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये तो आपको याद हो चुका है और यू विल बी यूजिंग दिस। यस, देन नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम्स हिज डिजायर रेदर देन द एनिमीज, जो कि ये अपन ने देखा भी है, विल बी सीइंग टुडे आल्सो इन टर्म्स ऑफ कोट्स, दैट इज काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम्स हिज डिजायर देन द एनिमीज, एंड देयर बाय व्हाट इज मोर डिफिकल्ट is to overcome the desire, your own desire, right? That is more difficult than the enemies को तो आप हरा ही दोगे, लेकिन पहले खुद से तो जीतो, है ना, that is your मन। then next is in terms of multiple of those thinkers, इसको भी यूपीएससी ने कई दफा पूछा हुआ है। अब इनकी बेसिक अगर आइडियोलॉजी पता है, फिलॉसफी पता है ना, तो आप इनके नाम को यूज करो। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि आप इनके नाम, जैसे मुझे पता था कि महावीर की फिलॉसफी क्या होगी, जैनिज्म क्या पढ़ा अपन ने? स्यादवाद, अनेकांतवाद, यस, कैवल्य, ये पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? त्रिरत्ना पढ़ा है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। तो महावीर भी वैसे ही बात कर रहे होंगे ना। तो whenever you are writing about right knowledge और right faith और right conduct के बारे में बात कर रहे हैं, you directly contextualize with महावीर से कॉन्टेक्स्टलाइज कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या? फॉर एग्जांपल जब बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब आप 4 नोबल ट्रूथ कुछ बात कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल मध्यम मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं, आप डायरेक्टली फिलॉसफी को कॉन्टेक्स्टलाइज ना करके आप सीधा लिखिए बुद्ध, है ना। फॉर एग्जांपल गुरु नानक जी के बारे में नाम यूज करिए, नानक जी का,
कि पहले तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, वंद चको नाम जपो कीरत करो, अब हम क्या कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी का नाम यूज कर रहे हो ना, यूज दैट इन द सब्सटेंशिएशन। ये बहुत अच्छी स्किल है, ये सारी चीजें आपको पता है, बट यू शुड बी नोइंग हाउ टू यूज देम। नहीं, फॉर एग्जाम्पल उनका क्या है, फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग द अर्निंग्स या फिर ऑनेस्ट अर्निंग के बारे में बात करने के बारे में बोला हुआ है। एंड देयर बाय व्हाट यू कैन राइट कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने लिखा कि आई विल बी गाइडेड बाय फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी एथिक्स, या फिर आई विल बी बाउंड बाय माई ड्यूटी, है ना, ऑनेस्ट लिविंग फिलोसफी, एंड देयर बाय ब्रैकेट में लिख दिया नानक जी। सिंपल कॉन्टेक्सचुअलाइज हो गया, समझ में आया क्या? यस, फॉर एग्जाम्पल टाइगोर का क्या है, फियरलेसनेस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। दयानंद सरस्वती जी का क्या है, नोवा डूअर स्प्लिट। नोवा डूअर स्प्लिट क्या है, देखो, दैट इज कि आप जानते हो कि आपको क्या करना है लेकिन तब भी गलत कर रहे हो, है ना, कि पता है आपको आंसर राइटिंग करना है लेकिन तब भी नहीं करते हो। दैट इज पर्सन नोज दैट एक्सरसाइजिंग डेली इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, but due to laziness, lack of time, they fail to do it on a consistent basis. That is knower doer। पता है कि क्या सही है, पता है कि सिगरेट हानिकारक है, लेकिन क्लास के बाद आप मिलेंगे, है ना, एंड देयर बाय दैट इज knower doer split। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, that is in terms of self reflection, improvement and that is development, that is सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में, that is in terms of self reflection, आत्मनिरीक्षण, महात्मा गांधी का आत्मनिरीक्षण। वैसा ही सेल्फ रिफ्लेक्शन किसने बात किया है, विवेकानंद ने। तो ये वर्ड लिखना है सेल्फ रिफ्लेक्शन, व्हाट वी शुड बी डूइंग। हैप्पीनेस कैसे अचीव होगी, क्वेश्चन आया, कैसे अचीव होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन से। कि आफ्टर केस स्टडी का मैं कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आफ्टर डूइंग दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन आई रियलाइज दिस, दैट इज कि आई शुड बी बाउंड बाय माय ड्यूटीज, या फिर ऐसा कुछ लिखा आपने, एंड देयर बाय दैट इज ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा आपने, स्वामी विवेकानंद, है ना। देन अरबिंदो का क्या है, ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर सोल फॉर हायर लाइफ। कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस में आप बता दिए। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इज फॉर एग्जांपल सा विद्या विमुक्त है, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, एंड अरबिंदो को कोट करो, है ना। अरबिंदो ने किसके बारे में बात किया है कि एजुकेशन का रोल क्या है, टू प्रिपेयर सोल फॉर हायर लाइफ, एंड देयरबाय दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग। फॉर एग्जांपल गांधी जी का कॉन्टेक्स्ट अब तो पता ही है आपको, सारी फिलॉसफी पता है, गांधी जी को यूज कर सकते हैं इन कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं, उनकी फिलॉसफी अगर पता है आपको। Then next is राधा कृष्णन, सेंस ऑफ ड्यूटी, सर्विस, क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल दलाई लामा का इनर पीस लीड्स टुवर्ड आउटर पीस, है ना। तो ये भी यूज कर सकते हैं, इनर पीस लीड्स टुवर्ड आउटर पीस, और जब वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट डाल रहे हैं तो इनका नाम यूज कर दीजिए। यू कैन डू बोथ वेज। अरे समझ में आया क्या? यस। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेस्टर्न थिंकर्स में हम लोग ने देख लिया था, सोक्रेटिस का देखा था हमने, प्लाटो देखा है कार्डिनल वर्च्यूज, फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल इडुमानिया देखा था, कन्फ्यूशियस में वी हैव सीन हायरार्की एंड सीनियरिटी प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने क्या क्या प्रिंसिपल लिखे हैं यहां पर, रेन, ली एंड जियाओ। समझ में आया था क्या, रेन, ली एंड जियाओ। सिंपल फिलॉसफी वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। कांट देखा हुआ है अपन ने, कांट का दैट इज डिओंटोलॉजी, मिल का यूटिलिटेरियनिज्म। फॉर एग्जाम्पल रूसो का जनरल विल। रूसो ने क्या बात करी है, जिसमें समाज, हमें वो काम करना चाहिए जिसमें समाज का भला हो, है ना। गुड ऑफ वन लाइज इन गुड ऑफ ऑल, एंड देयरबाय दैट इज जिसमें समाज का भला हो, दैट इज द कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी शुड गाइड द डिसीजन मेकिंग। अब ये जान गए किसने बोला है, रूसो ने कहा है। उसका वर्ड क्या दिया है, जनरल विल। अगर जनरल विल पता है, जब भी आप बात कर रहे हो सामाजिक गुड की, फॉर एग्जांपल सोशल गुड की बात कर रहे हो, इन द कंक्लूजन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्चुअलाइज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रूसो, ब्रैकेट में लिख दिया जनरल विल। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल डरखाइम का क्या है, दैट इज कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मिलजुल के रहना। फॉर एग्जाम्पल शेयर्ड मोरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स क्रिएट सोशल कोहेजन एंड यूनिटी, पीस, हार्मोनी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देयरबाय कलेक्टिव कंसाइंस। डरखाइम को यूज करिए आप, राइट। डरखाइम को बेसिक सिंपल मीनिंग समझिए। डरखाइम किसके बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज सोशल कोहेजन के बारे में बात करते हैं, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड के बारे में बात करेंगे, एंड देयरबाय इन ऑल ऑफ दोस एस्पेक्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी स्कीम्स में, कल्चरल प्लूरलिज्म की स्कीम में के एस्पेक्ट्स में, और फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ सर्व धर्म संभव के कॉन्टेक्स्ट में, यू कैन ऑलवेज यूज दैट इज इन टर्म्स ऑफ दैट इज डरखाइम। नेक्स्ट इज हॉब्स का तो आपने देखा ही है, थॉमस हॉब्स। देन नेक्स्ट इज मैकियावेली।
जहां पर भी आपको बात करना है कि एंड जस्टिफाई मींस विल बी आल्सो सीइंग अगेन मैकियावेली इन द यूनिट नंबर 6 एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पर मैकियावेली दोबारा पढ़ेंगे अपन। लेकिन जब भी एंड के बारे में बात करना है, हमें किसके बारे में बात करना है? मैकियावेली के बारे में बात करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ कुछ थ्योरीज हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल दैट इज कम्युनिटेरियनिज्म, जो कि सेम चीज कहती है कि कम्युनिटीज शेप द इंडिविजुअल एथिक्स एंड बिहेवियर एम्फसाइजिंग कलेक्टिव वेलबींग ओवर इंडिविजुअल। वो वही सेम चीज कहती है जो कि फॉर एग्जाम्पल रूसो को जनरल विल है, गुड ऑफ वन लाइज इन गुड ऑफ ऑल, कि कम्युनिटी के गुड में। एंड देयर बाय दैट इज कम्युनिटेरियनिज्म के बारे में बात करिए, सोशल एथिक्स के बारे में बात करिए, वही सेम चीज है, उसके वर्ड्स अलग अलग है। जब हमें फॉर एग्जाम्पल कि जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है तो हर जगह वही सेम चीजें नहीं लिख सकते आप, है ना। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू यूज डिफरेंट words and that is how you make the answer, for example contextualizing in a different way in a different questions, ठीक है। social justice of John Rawls we have already seen, social contract भी देखा है। doctrine of double effect, what is doctrine of double effect? that is good action with unintended negative consequences is permissible if the intent is ethical। आपका इंटेंट हमेशा प्योर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 के टाइम पे अपन ने क्या किया? लॉकडाउन लगाया। ऑल्दो मेजर कैन बी फॉर एग्जांपल सीन कॉम्प्रोमाइज, कि जो मींस हम लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन उसका इंटेंट क्या था? गुड था, ना, टू सेव लाइफ था। इसलिए हम लोगों ने इसको मतलब कि दैट इज which disrupted the economy but saved life, demonstrate this as a principle, that is a good action with unintended negative consequences is permissible if intent is ethical। इस एस्पेक्ट में इंटेंट हमारा क्या है? ethical है। and thereby that is doctrine of double effect, right? doctrine of karma we know, as you sow so shall you, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। next is the concept of supererogation, that is going beyond these laws, rules and regulation to help people, going beyond these laws, rules and regulation to help people, and thereby that is in terms of कि आप अपने जान की परवाह नहीं करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं आप, है ना। in all of those contexts you are doing that, and thereby supererogation, act that go beyond duty motivated by selflessness are ethically praiseworthy, that is the aspect। public servant working extra hours during disasters or volunteering during crisis reflect this principles। supererogation का मतलब समझ में आया सबको? supererogation का मतलब क्या है? that is going beyond laws, rules and regulation to help people, है ना। कि हर जगह for example you will be seeing that laws are not there in various complex situations, laws are not there, but there also you have to do your responsibility, you should be fulfilling your obligations, है ना। आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे। अरे समझ में आया? यस। नेक्स्ट इज सर्वोदय अप्रोच और अंत्योदय अप्रोच और गांधी जी का तलिस्मान यू वुड बी यूजिंग। यस। देन नेक्स्ट इज एथिकल अल्ट्रुइज्म, दैट इज एक्ट सेल्फलेसली फॉर द बेनिफिट ऑफ others। for example the words like stewardship, trusteeship, or for example in the context of environmental ethics we have already seen environmental ethics, and thereby questions with respect to virtue ethics and cardinal virtue we have already seen, right? now if you see with respect to quotation based question, अभी हम लोगों ने सारे keywords देखे हैं, है ना, philosophies देखी हैं, taglines देखे हैं, जो कि हमारे एथिक्स के पेपर में यूज में आने वाले हैं। हर जगह हर कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली ये यूज में आते हैं, है ना। वी हैव टू कीप ऑन मेमोराइजिंग दीज कीवर्ड्स, सारी चीजें। अब दूसरा एक चीज, एक पहलू और भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। तो लेट्स टेक दिस कोटेशन बेस्ड सेक्शंस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। विल बी सीइंग कोटेशन बिकॉज इट विल बी टेकिंग अनदर 1.5 और 2 आवर्स। आई डू नॉट वांट कि वो बीच में ही हो। हाँ, तो दिस पीडीएफ इज ऑलरेडी बीइंग शेयर्ड, है ना। एक बार आप लोग भी गो थ्रू कर लेंगे। एंड आई हैव कंप्लीटेड टुडे व्हाट, कि कैसे 140 प्लस मार्क्स के लिए हमें क्या कीवर्ड्स चाहिए होंगे, क्या फिलॉसफीज चाहिए होंगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यूज में आए हैं, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, उनको करना सिखाऊंगा, किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। ऑल ऑफ दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ, कल होगी शायद। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, विल बी मीटिंग अगेन, थैंक यू।